नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी उन इम्पोर्टेंट कार्टून्स को करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कार्टून है। तो देखो, पहला कार्टून है, इसमें आपको ध्यान से कार्टून को देखना है और कार्टून को समझना है। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, 2 बैल दिखाए गए हैं और पहले जो बोर्ड है उस पर लिखा है 1 ईयर। उसके बाद दूसरा जो फोटो है उसमें लिखा है 9 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 17 ईयर्स लिखा है और चौथे फोटो में 22 ईयर लिखा है। तो पहले वाले में देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों बैल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह। दूसरे वाले में 9 साल बीतते बीतते थोड़ी थोड़ी उनमें लड़ाई होने लगी है, उनके मुंह देखो ध्यान से, बिल्कुल ठीक। उसके बाद तीसरे वाले में देखो जो उनकी लड़ाई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है और वो दोनों अपोजिशन में हो गए हैं, एक का मुंह उस तरफ हो गया, एक का मुंह इस तरफ हो गया। और 22 साल बीतते बीतते क्या हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई बहुत तगड़ी। देख लो आप कैसे दोनों बैल लड़ रहे हैं। तो ये जो कार्टून है ये कांग्रेस को दिखाता है, आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद के 22 सालों तक की ये कहानी दिखाता है कि शुरू शुरू में तो कांग्रेस जो है वो अच्छे से रही, दोस्ती के साथ रही। उसके बाद 9 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर के जो नेता थे उनमें क्या होने लगी, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। 17 साल बीतते बीतते वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बात है इंदिरा गांधी के आने के टाइम की, जब पुराने नेताओं में और इंदिरा गांधी में क्या हो गया था, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, उनकी आपस में बातचीत नहीं बन रही थी। तो ये कार्टून ये दिखाता है। अब उसके बाद 22 साल पूरे होते होते ये टाइम आ गया अब 1969 का, जब कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए और कांग्रेस टूट गई और एक कांग्रेस बनी कांग्रेस इंडिकेट जो कि इंदिरा गांधी की थी और एक बनी कांग्रेस सिंडिकेट जो कि पुराने नेताओं की थी, ठीक है। और यहाँ पे 2 बैल इसीलिए दिखाए गए हैं क्योंकि कांग्रेस का जो साइन था पहले वो 2 बैलों की जोड़ी थी, तो यही चिन्ह हुआ करता था कभी कांग्रेस का। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि 2 बैलों की जोड़ी क्या दिखाती है, तो आप पहला बताओगे कि 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चिन्ह दिखाती है। उसके बाद आपसे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज़ादी के बाद 22 साल बीतते बीतते क्या ऐतिहासिक घटना हुई, तो आप बताओगे ये कार्टून 1969 का है और इस टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस इंडिकेट और कांग्रेस सिंडिकेट, यही ऐतिहासिक घटना हुई इस टाइम पे। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून, ठीक है। यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दिखाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, कांग्रेस के 2 हिस्से कब हुए हैं, 1969 में हुए हैं, ठीक है। और किस नाम से कांग्रेस बनी है, एक कांग्रेस बन गई पुराने नेताओं की जिसे कांग्रेस सिंडिकेट बोलते हैं और एक कांग्रेस बन गई नए नेताओं की जिसमें इंदिरा गांधी मेन लीडर है और उसे इंडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बातें याद रखना, आपसे ये बातें इस कार्टून से पूछी जा सकती हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून है ये, इसको बड़े ध्यान से देखो आप। इसमें आपको रेस दिख रही है, उधर मोरारजी देसाई वो भाग रहे हैं, उनकी छाती पे आप ध्यान से देखोगे अगर तो आपको एम लिखा हुआ दिखेगा, तो वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट के पास में वो भाग रहे हैं। और इधर देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखाया गया है इंदिरा गांधी को और उनके आसपास जो ये लोग खड़े हैं ये हैं कांग्रेस के पुराने नेता, जिनमें कि गुलजारी लाल नंदा है, के कामराज है, एस के पाटिल है और अतुल्य घोष है। ये सिंडिकेट के पुराने बड़े नेता हैं। ये जो फोटो है ये है 1966 के आसपास का, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी उसके बाद का ये फोटो है। अब ये हुआ था कि शास्त्री जी के बाद अब कौन पीएम बनेगा, तो उस टाइम पे इन सभी नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी को पीएम चुना, ठीक है। तो रेस में कौन थे, मोरारजी देसाई भी थे, पर सिंडिकेट के इन नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। तो यही ये कार्टून दिखाता है। ये कार्टून लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद का है और ये कार्टून ये दिखाता है कि सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये जो कार्टून है ये गुप्त मतदान को दिखाता है, यानी जो सीक्रेटली वोटिंग हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद,
तो ये कार्टून सीक्रेट वोट्स को दिखाता है, जिसमें कि गुप्त मतदान करके इन पुराने नेताओं ने, सिंडिकेट वाले नेताओं ने, जिनमें कि ये भी नाम मैंने आपको बताए थे, गुलजारीलाल नंदा ने, कामराज ने, एस.के. पाटिल ने, अतुल्य घोष ने, इन सब ने मिलकर इंदिरा गांधी को वोट दी और उनको प्रधानमंत्री बनाया। और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और जो इंदिरा गांधी है वो क्या बन गई, पीएम बन गई हमारी। ये जो कार्टून है ये हमारी लोकतंत्र की जो ताकत है उसको भी दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद को लेकर जो दिक्कत थी उसको सुलझा लिया। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर गुप्त मतदान करके इंदिरा गांधी को अपना नेता चुन लिया और मोरारजी देसाई ने भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई, वो ज़्यादा नाराज भी नहीं हुए थे इस टाइम पे। और इस टाइम पे मोरारजी देसाई ने भी अपनी हार को स्वीकार किया और इंदिरा गांधी को नया पीएम बना दिया गया। अब देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त कार्टून में किस नेता को विजेता और किसे दौड़ में पीछे रहने वाला दिखाया गया है। तो आप सभी को पता है जो विनर है वो कौन है, इंदिरा गांधी, और पीछे जो नेता है वो कौन है, मोरारजी देसाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विजेता के चारों ओर कौन कौन से नेता खड़े हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विजेता के चारों ओर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खड़े हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया। यानी कि ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु का मतलब है डेथ के तुरंत बाद, ठीक है, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। ठीक है, उनका साथ दिया इंदिरा गांधी का। अब नेता पूछे थे तो आगे लिखा हुआ है, इनमें गुलजारीलाल नंदा, के कामराज, एस.के. पाटिल और अतुल्य घोष है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, यह कार्टून किस घटना के बारे में है और इसका क्या महत्व है। यह कार्टून लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री चुनाव का है। हमें ये बात पता है कि ये कब का है, जब ये बात आई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद पीएम कौन बनेगा, उस टाइम का ये कार्टून है। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति न होने के कारण गुप्त मतदान कराया गया। इंदिरा गांधी के नाम पे सभी खुश नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए क्या हुआ, वोटिंग कराई गई मोरारजी देसाई में और इंदिरा गांधी में कि किसको पीएम बनाया जाए। इसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और कांग्रेस की नेता चुनी गई और इसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई और मोरारजी देसाई हार गए। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कार्टून क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से शांति के साथ पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई इंदिरा गांधी के पास। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी नेता ने नहीं की। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का प्रमाण है। तो ये चीज़ साबित करती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, तो इस कार्टून में हमें यही बातें दिखती है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। अब देखो आप अगला कार्टून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो। पहले इन आदमियों को पहचान लो आप, फिर आप इस कार्टून के बारे में खुद ही बता दोगे क्योंकि हमने चैप्टर में सारी बातें पढ़ रखी हैं। देखो ये जो मुक्केबाज दिखाए गए हैं आपको, इन्होंने माला पहन रखी है, ये है वीवी गिरी। ठीक है, और नीचे जो घुटने टेक कर बैठे हैं ये है निज लिंगप्पा, और जो लेटे हुए हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भी और निज लिंगप्पा भी दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिन्हें की सिंडिकेट बोला जाता था, यानी सिंडिकेट के मेन मेंबर हैं। ठीक, और इधर हमारी इंदिरा गांधी खड़ी हैं जिन्होंने पिछले हाथ में क्या पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या दिखाया गया है, वीवी गिरी को जीता हुआ मुक्केबाज दिखाया है, बॉक्सर दिखाया है एक, जो कि जीत गए हैं फाइटिंग में। तो ये फाइटिंग कब की हो सकती है, अब सोचो आप, ये है 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। 1969 में 1969 में जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया था, पर इंदिरा गांधी को पसंद नहीं थे वो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था वीवी गिरी को कि आप स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाओ। ठीक है, इंदिरा गांधी कांग्रेस की मेंबर थी, पर कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी खड़े हो गए, तो मजबूरी में इंदिरा गांधी ने क्या किया, वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। और फिर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने लोगों को कहा था कि अपनी अंतरात्मा से वोट देना सभी। ठीक है, ये मत देखना कि कौन पुराना नेता है कौन बड़ा नेता है। तो
इस बात का लोगों पर असर हुआ था और यही हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो बात हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता नीलम संजीवा रेड्डी तो लेटे हुए दिखाए हैं, यानी कि वो हार गए। निजलिंगप्पा घुटने टेके हुए हैं और वीवी गिरी जीतते हुए दिखाए गए हैं। तो इंदिरा गांधी को इसीलिए मुक्केबाज दिखाया इस कार्टून में, क्योंकि इनडायरेक्टली ये जीत जो है इंदिरा गांधी की है। बेशक वीवी गिरी राष्ट्रपति बने हैं, पर इनडायरेक्ट रूप से कौन जीती है? इंदिरा गांधी। तो ये कार्टून 1969 के राष्ट्रपति चुनावों का है। इंदिरा गांधी को इसलिए मुक्केबाज दिखाया है क्योंकि यह उनकी भी जीत है। बेशक छिपी हुई जीत है, पर यह इंदिरा गांधी की भी जीत है। वीवी गिरी को जीता हुआ इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि 1969 में वो जीते थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे। निजलिंगप्पा घुटने टेके हुए दिखाए हैं क्योंकि उनकी हार हुई है। अब ये कांग्रेस लिखा हुआ है पेट पे इनके, ये है नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि चारों खाने चित हो गए हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो ये था हमारा कार्टून। आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो आपसे आदमी पूछ लेंगे कि आदमी कौन कौन है, तो आपको ये पता होने चाहिए। ये महिला तो है इंदिरा गांधी, जो जीता हुआ दिखाया है वो है वीवी गिरी, जो घुटने टेके हुए हैं वो है निजलिंगप्पा, और जो लेटे हुए हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन कब हुए, तो आप बता दोगे कि 1969 में हुए। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं 1969 में हमारे राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो आप बता दोगे वीवी गिरी चुने गए। ठीक है, तो ये था हमारा कार्टून और इस टाइप के क्वेश्चन ही इस कार्टून से पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून। इसमें जो आगे आपको लेडी दिख रही हैं वो है इंदिरा गांधी, उन्होंने अपना अलग झंडा उठा रखा है, और पीछे जो आपको ये 3 नेता दिख रहे हैं ये है सिंडिकेट के नेता। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कार्टून है। इसमें आपको बस यही बताना है कि ये कार्टून ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है उसके अंदर क्या हो चुके हैं, 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप है सिंडिकेट, एक ग्रुप है इंडिकेट। इंदिरा गांधी जो है उनकी सिंडिकेट वाले नेताओं से बात नहीं बन रही है, इसीलिए उन्होंने अपना अलग झंडा उठा लिया है, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप कांग्रेस के अंदर बना लिया है। तो ये कार्टून कांग्रेस के बंटवारे को दिखाता है, इंडिकेट और सिंडिकेट को दिखाता है। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। और इसमें देखो आप पहला कार्टून है अब आपका, इसमें लिखा हुआ है मिड टर्म रेस। ठीक है, और नीचे आपको कुछ आदमी खड़े दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको विनर भी दिख रही है, कौन है? इंदिरा गांधी है। तो फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, यानी कि उनके सामने कोई है ही नहीं अब। तो ये कौन से इलेक्शन है? ये इलेक्शन है 1971 के, 1971 के इलेक्शन है। इस कार्टून का नाम है द ग्रैंड फिनिश, यानी कि बहुत तगड़े तरीके से इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की है। ग्रैंड का मतलब है बहुत तगड़े तरीके से, बहुत ही बड़ी वोटों के साथ। तो इस कार्टून का नाम है द ग्रैंड फिनिश, जिसका मतलब है बहुत तगड़े तरीके से इंदिरा गांधी ने इन इलेक्शन में जीत हासिल की है। अब आप समझो कि ये मिड टर्म रेस क्यों लिखा हुआ है। देखो जब 1969 में कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, इंडिकेट और सिंडिकेट में। उसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को सरकार चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, क्योंकि उनकी उन नेताओं के साथ नहीं बन रही थी जो कि सरकार में थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या चाहा कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं, और फिर हुए इलेक्शन जो कि मिड टर्म इलेक्शन थे, यानी कि बीच में ही चुनाव करवाने पड़े थे, और ये हुए थे 1971 में। तो आपसे पूछेंगे कि ये कार्टून कब का है, तो आप बताओगे 1971 का है। ठीक है, और मिड टर्म क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 71 वाले जो चुनाव हैं ये मिड टर्म इलेक्शन है। ठीक है, मध्यावधि चुनाव है, बीच में ही करवाने पड़े हैं। क्लियर दोनों बात। तीसरी बात यहाँ पे आपको क्या समझनी है कि इंदिरा गांधी को तीनों जगह पे जीता हुआ क्यों दिखाया है? फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही। तो ये चीज ये दिखाती है कि कैसे इंदिरा गांधी ने बहुत तगड़ी सीटों के साथ इस इलेक्शन में जीत हासिल की, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाया। ये बात ये कार्टून दिखाता है। ठीक है, तो उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं है, ना कोई सेकंड है ना कोई थर्ड है, वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है। बहुत ज़्यादा सीट इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में जीती। तो ये कार्टून यही दिखाता है। अब आप देखो, आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, नीचे जो ये आदमी खड़े हैं बेचारे आपको दिख रहे हैं परेशान से, ये नेता कौन है? हम सभी को पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े थे वो थे ग्रैंड अलायंस वाले, यानी कि कांग्रेस के पुराने नेताओं ने और बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर जो अपना ग्रुप बनाया था उसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता था, महागठबंधन कहा जाता था। तो नीचे जो ये आदमी खड़े हुए हैं ये ग्रैंड अलायंस के ही आदमी हैं, जिसमें कि बहुत सारे पुराने बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि इसमें आपको निजलिंगप्पा भी दिख रहे हैं। तो बहुत सारे पुराने नेता हैं जो कि इंदिरा गांधी के अपोजिशन में थे।
तो ये जो नीचे आदमी खड़े हैं ये दिखाते हैं सिंडिकेट को, या हम कह सकते हैं सिंडिकेट वाले ग्रुप ग्रैंड अलायंस को। ठीक है, तो ये कार्टून ग्रैंड अलायंस को दिखाता है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है इनकी, ये आपस में बात कर रहे हैं जो, आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ही थर्ड। ही इज सेइंग दैट, मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं फर्स्ट आऊँगा, तू सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा, यानी हम जीतेंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कौन जीता है? इंदिरा गांधी। तो नीचे आदमी ये बात कर रहे थे आपस में कि आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो ये कार्टून ये दिखाता है कि ये लग रहा था कि ग्रैंड अलायंस जीतेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जीती और बहुत ही तगड़े तरीके से जीती। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी लेवल पे नहीं आने दिया इनको, ग्रैंड अलायंस वालों को। तो ये कार्टून 1971 के इलेक्शन दिखाता है, इंदिरा गांधी की बहुत तगड़ी जीत को दिखाता है। मिड टर्म इसीलिए है क्योंकि ये बीच में करवाए गए थे। चौथी बात, जो ये नीचे नेता खड़े हैं ये कौन है? ये है बेचारे ग्रैंड अलायंस वाले जो कि इस चुनाव में हारे थे। अब और एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था? वो नारा था गरीबी हटाओ, और ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया था? इंदिरा हटाओ। तो अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से भी अब आंसर कर दोगे। ठीक है, नारा याद रखना, 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी का है गरीबी हटाओ, ग्रैंड अलायंस का है इंदिरा हटाओ। क्लियर ये वाला कार्टून? अब देखो आप नेक्स्ट कार्टून। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून, ये भी 1971 के इलेक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें देखो इंदिरा गांधी को दिखाया है और वो जीती हैं, जीतने के बाद का ये कार्टून है। इसमें उनको ट्रॉफी मिली हुई है, यानी कि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की जीत हुई। उसके बाद यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखाया है? इस ट्रॉफी के अंदर एक गरीब आदमी को दिखाया है। इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। अब इलेक्शन तो इंदिरा गांधी जीत गई हैं, पर उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो उन्होंने वादे किए थे अपने, वो पूरे भी तो करने हैं। ये जो कार्टून है ये दिखाता है कि 1971 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जीत के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी इंदिरा गांधी को मिली थी। अब उनको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी। तो 1971 के आम चुनाव में जीत में अनेक चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस और समस्याएं भी छिपी हुई थी, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी छिपी हुई थी। अब इसमें जो ये आदमी है ये भारत की जनता दिखाई गई है कि भारत की जनता बहुत ही गरीब थी, उस चीज़ को भी इंदिरा गांधी को हैंडल करना था। वो भी इंदिरा गांधी से भीख मांग रहा है कि आपने जो वादे किए हैं, गरीबी हटाओ का नारा दिया है, उस चीज़ को आप पूरा कब कर रही हैं? ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है मैसिव सपोर्ट। तो मैसिव सपोर्ट का मतलब है कि भारत की जनता ने बहुत तगड़ा सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को 1971 के इलेक्शन में। तो इंदिरा गांधी बहुत तगड़े तरीके से जीती थी इस इलेक्शन में। तो मैसिव सपोर्ट का अगर आपसे मतलब पूछे तो आप बताओगे कि 1971 में इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। ठीक है, लगभग 352 के आसपास इंदिरा गांधी को सीटें मिली। मैसिव सपोर्ट से इंदिरा गांधी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये प्रॉब्लम छिपी हुई थी। ये वाला कार्टून उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो क्लियर ये वाला कार्टून भी। अब देखो, अब तक जो कार्टून थे वो सारे के सारे 1971 के थे। अब ये वाला जो कार्टून है उससे अगले साल का है, यानी कि ये 1972 का है। हम सभी को पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत हुई और वो पीएम बनी। पर उससे अगले साल जो स्टेट वाले इलेक्शन हुए थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उनमें भी बहुत जगह इंदिरा गांधी ने यानी कि कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। तो यही ये कार्टून दिखा रहा है कि बहुत सारे स्टेट में इंदिरा गांधी जो है वो क्या चुन रही हैं? अपने हिसाब से मुख्यमंत्री चुन रही है। और मुख्यमंत्री चुनने का मतलब है कि स्टेट वाले इलेक्शंस में भी इंदिरा गांधी की जीत हुई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो इंदिरा गांधी इस फोटो में हमें अपने मुख्यमंत्री चुनती हुई दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हो, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, अलग अलग स्टेट दिखाए गए हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्रियों को कौन चुन रही है? इंदिरा गांधी। तो आपसे अगर पूछें कि ये कार्टून कब का है तो आप बताओगे 1972 का है, राज्य विधानसभा के चुनावों का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का है। अब आप यहाँ पे एक बात और समझो कि ऐसा क्या हुआ 1972 में कि लगभग हर स्टेट में इंदिरा गांधी इतनी फेमस हुई, कांग्रेस पार्टी जो है उसके ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी बार बार कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। अब 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी वजह से इंदिरा गांधी की इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी।
उनके अपोजिशन वाले नेताओं ने भी उनकी तारीफ की थी। तो उसी चीज़ का ये असर दिख रहा है 1971 में जो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पाकिस्तान को हराया, उस वजह से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी और स्टेट वाले इलेक्शन हुए जब 1972 में, तो वो हर जगह पे जीती है। तो ये कार्टून 1972 के चुनाव दिखाता है। अब देखो नेक्स्ट कार्टून। अब ये कार्टून जो है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये आपकी बुक में भी एक गलत सी जगह दे रखा है। जिस पैराग्राफ के नीचे ये कार्टून आपको दे रखा है उससे रिलेटेड ये नहीं है। तो आप इस कार्टून को आज अच्छे से समझ लो कि ये है क्या। ये कार्टून है इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उससे पहले का कार्टून। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब छात्रों के आंदोलन चल रहे थे तो उस टाइम पे जो चौधरी चरण सिंह है उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, कुछ पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था और वो सारी की सारी पार्टियां गैर साम्यवादी पार्टियां थी, नॉन कम्युनिस्ट पार्टियां थी। अब आप साइकिल में देखो सबसे आगे कौन बैठे हुए हैं, ये हैं चौधरी चरण सिंह, BKD लिखा हुआ है इनके आगे। तो चौधरी चरण सिंह जो है वो इसमें सबसे मेन दिखाए गए हैं और उन्होंने अपनी साइकिल पे सबको बिठाने की कोशिश की है। तो ये दिखा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह ने एक ग्रुप बनाने की बात सोची है 1974 में, और कैसा ग्रुप बनाने की बात सोची है, जो कि गैर साम्यवादी हो। तो इंदिरा गांधी के अपोजिशन में चौधरी चरण सिंह ने अपना एक ग्रुप बनाया, सारे के सारे गैर साम्यवादियों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया। ठीक है, सारे राइटिस्ट लोगों ने ग्रुप बनाया, लेफ्टिस्ट ने नहीं बनाया। ठीक है, साम्यवादी क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट पे आपको समझा रखा है। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लो, उनके बाद NCERT क्वेश्चंस वगैरह देखो और फिर कार्टून की वीडियो देखो, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपने समझा है तभी आप कार्टून को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कार्टून 1974 का है। चौधरी चरण सिंह इसमें साइकिल के राइडर हैं और उन्होंने अपना एक कोएलिशन बनाया है, अपना एक ग्रुप बनाया है 1974 में ही। और कैसी पार्टियों का ग्रुप है ये, गैर साम्यवादी पार्टियों का। ठीक है, आपको पार्टी भी दिख सकती है यहाँ पे, ये चरण सिंह के पीछे जो बैठे हैं स्वतंत्र पार्टी है ये, उसके पीछे उत्कल कांग्रेस लिखा हुआ है, फिर SSP, फिर BKS, फिर लोकदल, LD। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह ने अपना एक ग्रुप बनाया। अब आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि ये कार्टून में जो ये साइकिल पे सबसे आगे आदमी है ये कौन है, तो आप बता दोगे ये चौधरी चरण सिंह है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब का कार्टून है, तो आप बताओगे ये 1974 के आसपास का कार्टून है। हो गए 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, इसका क्या मतलब है, ये है समझने वाली चीज़। अब देखो मैंने आपको बताया था जो भी साम्यवादी लोग होते हैं उन्हें लेफ्टिस्ट बोलते हैं और जो पूंजीवादी होते हैं उन्हें राइटिस्ट बोलते हैं। कई सारे नाम हैं एक ही विचारधारा वाले लोगों के, जैसे कि दक्षिणपंथी हुए, या आप पूंजीवादी कह सकते हो या राइटिस्ट कह सकते हो, ये तीनों एक ही विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस वगैरह की बात करते हैं, सरकार के ज़्यादा इंटरफेयर की बात नहीं करते। ठीक है, लगभग इनकी तीनों की थिंकिंग एक जैसी है, राइटिस्ट की भी और दक्षिणपंथियों की भी और पूंजीवादियों की भी। ठीक है, अब दूसरे होते हैं जिन्हें कि लेफ्टिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि साम्यवादी आते हैं, वामपंथी आते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट का मतलब है साम्यवादी और वामपंथी। तो ये जो ग्रुप बना है ये लेफ्टिस्ट से अलग ही तो बनाया है। इंदिरा गांधी तो लेफ्टिस्ट थी, साम्यवादी थी वो तो इंदिरा गांधी के अपोजिशन में एक ग्रुप बनाया गया है। तो इसमें ये लिखा गया है राइट में रहो, यानी राइट वाली विचारधारा को फॉलो करो, लेफ्ट वाली के पास टर्न मत ले लेना, नो लेफ्ट टर्न, कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, यानी कि राइट वालों के साथ रहो, लेफ्ट वालों के साथ हमें नहीं मिलना। ये बोर्ड ये दिखाता है कि 1974 में चौधरी चरण सिंह ने राइट वाले लोगों का ग्रुप बनाया। राइट का मतलब है दक्षिणपंथी लोगों का एक ग्रुप बनाया, गैर साम्यवादी लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें कि साम्यवादी शामिल नहीं थे। तो अगर आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आप उसका आंसर कर दोगे। अब एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये सारी पार्टियों को एक साइकिल पे क्यों दिखाया गया है, तो आप ये बताओगे कि इन सभी ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक गठबंधन बनाना चाहा, तो ये साइकिल उस गठबंधन को ही दिखाती है। तो यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आप आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कार्टून अच्छे से समझ लो, आप NCERT पढ़ोगे तो आपको ये ढंग से मिलेगा नहीं। अब मैंने आपके लिए सारी तो NCERT की वीडियो बना दी है, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं,
उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग से बनते थे वो भी करवा दिए हैं, सारे कार्टून आपको समझा दिए हैं, साथ साथ मैप भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत करो और अपने एग्ज़ाम में अब अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कार्टून्स को करने वाले हैं। ये देखो आप पहला कार्टून, ये कार्टून है 1973 के टाइम का। हम सभी को पता है 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें कि बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। उस युद्ध के बाद क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम देश में आ गई थी और 1973 में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये कार्टून 1973 के ही टाइम का है, जब ये जनता जो है ये बिल्कुल चिंता में बैठी हुई है। काश 1973 का साल जल्दी ही बीत जाए, ये लिखा हुआ है नीचे। देखो नीचे क्या लाइन लिखी है, अच्छा तो यही होता कि 1973 का यह साल जितनी जल्दी हो सके बीत जाता, क्योंकि 1973 में बहुत सारे आंदोलन हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि अच्छा तो यही होता कि 1973 का साल जल्दी ही बीत जाता, महंगाई, गरीबी, भुखमरी जो देश में बढ़ रही थी वो चीज़ें ना आती। तो ये कार्टून आपसे पूछ सकते हैं कि किस समय का है, आप बताओगे 1973 के टाइम का है ये। यहाँ से आपसे अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि 1973 में देश की सिचुएशन कैसी थी, तो आप बताओगे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई थी, महंगाई जो है वो आसमान छू रही थी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देश के सामने इस टाइम पे थी। अब देखो इसी कार्टून से रिलेटेड ये बातें लिखी हुई हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। यानी 71-72 में कोई जो है अच्छी प्रोग्रेस हमने नहीं की, सामाजिक और आर्थिक कोई सुधार हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा, यानी वही युद्ध के बाद भारत पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, भारत की इकोनॉमी गिरने लगी। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए, यानी कि लड़ाई के बाद बहुत सारे लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ गए बंगाल से, यानी बांग्लादेश से। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा और फिर हमारी लड़ाई भी हुई पाकिस्तान से। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया, जो अमेरिका हमें हेल्प करता था वो हेल्प भी बंद हो गई हमारी। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई और इसी टाइम पे क्या हुआ था, तेल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतों में भी तेजी आई। तो इससे क्या हुआ, जो प्राइसेस थे चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा बढ़े। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई, यानी कि यही बता रहे हैं सारी बातें कि तेल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। 23% जो है महंगाई बढ़ गई थी 1973 में। तो ये कार्टून उसी समय का है, यही लिखा हुआ था इस कार्टून में। काश अच्छा होता ये 1973 का साल ना आता तो, क्योंकि इस टाइम पे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आपको वो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, तेल का संकट है और शरणार्थियों की समस्या है। ये सारी प्रॉब्लम 1973 के टाइम पे भारत में चल रही हैं। इसी वजह से तो आगे चलकर इमरजेंसी का कारण बनेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यही बात है ये कि 1973 में बहुत सारी प्रॉब्लम देश के सामने है। अब देखो ये वाला कार्टून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है। अब इसमें आप इस आदमी को देखो जिन्होंने हाथ में बैनर ले रखा है। बैनर पे लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ, ठीक है, डेमोक्रेसी को बचाओ, और नीचे लिखा हुआ है जेपी। तो ये आदमी कौन है, जेपी नारायण। अब आप ऊपर देखो बहुत बुरे तरीके से देश का हाल हो रखा है, लिखा हुआ है भ्रष्टाचार, जंगल राज और हिंसा। यानी कि ये टाइम कब का है, इमरजेंसी से पहले का टाइम है ये, 73 का, 74 का वो टाइम है ये, ठीक है। तो 74-75 के आसपास की ये बातें हैं। क्या हो रहा है देश में, हड़तालें हो रही हैं। अब ये हड़ताल कौन सी दिखा रखी है, मेनली इन्होंने जेपी नारायण वाली हड़ताल दिखा रखी है, जब उन्होंने दिल्ली तक जो है आंदोलन करने की बात की थी, ठीक है, और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले कि ये कब का फोटो है, तो आप बताओगे जब जेपी नारायण ने आंदोलन किया था उस समय का ये फोटो है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये आदमी जिसके हाथ में बोर्ड है ये कौन है, तो आप बताओगे ये जेपी नारायण है, जिन्होंने कि इंदिरा गांधी या इंदिरा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था।
अब आपसे पूछेंगे तीसरा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार, जंगल राज और हिंसा, ये यहाँ पे वर्ड क्यों लिखे हुए हैं ये आप बताओगे, क्योंकि इस टाइम पे आंदोलन करने वाले लोग ये कह रहे थे कि देश में जो है जंगल राज फैल गया है, इंदिरा गांधी अपनी मनमानी कर रही है, जो वो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देश का माहौल ठीक नहीं है, तो ये बातें लोग कह रहे थे। ठीक है। तीसरी चीज़, ये जो कांग्रेस के नेता खड़े हैं इधर, आपको जितने भी नेता दिख रहे हैं ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। अब इनकी बात सुनना, ये क्या कह रहे हैं, इनकी लाइन नीचे लिखी हुई है, देखो वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं, कोई लोकतंत्र बचाओ बचाओ की बात नहीं कर रहा है जेपी। ये जेपी क्या कर रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा है और यहाँ पे माहौल खराब करके अपने आप यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, ये अपनी सरकार बनाना चाह रहा है। ठीक है। तो आंदोलन की आड़ में ये जेपी नारायण क्या करना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे कि ये कौन कह रहे हैं ये बात, तो आप बताओगे ये सारे जितने खड़े हैं और उंगली कर रहे हैं उसकी तरफ, जेपी की तरफ, ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये आदमी जो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को खराब करेगा, अराजकता फैलाएगा, ये कौन है, तो आप बताओगे ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। वही तो कहेंगे जेपी के बारे में ये बातें कि जेपी जो बेमतलब में आंदोलन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ तो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही तो आंदोलन हो रहा है ये। तो ये सारे के सारे नेता कांग्रेस के ही नेता हैं। अब देखो आप ये वाला कार्टून, इस कार्टून में आपको कुर्सी पे बैठी हुई दिखाई गई है इंदिरा गांधी और उनके साइड में जो ये आदमी है ये दिखाए गए हैं डीके बरुआ। उस टाइम पे हमारी पीएम तो थी इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे वो थे डीके बरुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक संकट यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस। अब ध्यान से देखो आप इस कार्टून को, इंदिरा गांधी की कुर्सी डूबने वाली है, सामने जनता है इंदिरा गांधी के सपोर्ट में। तो आपको ये कब का कार्टून लग रहा है, ये कार्टून है इमरजेंसी लगने से कुछ टाइम पहले का और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद का। हम सभी को पता है कि इलाहाबाद कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी जो है उनका निर्वाचन अवैध है। ठीक है, वो केवल कुछ ही टाइम के लिए पीएम बनी रहेंगी जब तक कि इस कोर्ट का पूरा फैसला नहीं हो जाता। जिस टाइम का एक कार्टून दिखाया गया है इस टाइम पे इंदिरा गांधी को कंडीशनल स्टे मिला हुआ है। ठीक है, केवल वो कुछ ही टाइम के लिए पीएम है क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो पीएम के पद पर बनी रह सकती है। ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी इस कार्टून में रिजाइन करने की सोच रही हैं क्योंकि इस टाइम पे जेपी का भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे छात्रों का भी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी हड़तालें हो रही हैं देश में। पर अब डीके बरुआ यहाँ पे इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैडम आपके साथ इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों के साथ रहते हुए भी आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, डीके बरुआ कह रहे हैं। और जो इंदिरा गांधी की चेयर है उसके पीछे लिखा हुआ है स्थगनादेश यानी कि कंडीशनल स्टे। इस टाइम पे इंदिरा गांधी को कोर्ट से स्टे मिला हुआ था कि कुछ टाइम के लिए वो पीएम रह सकती हैं। तो ये कार्टून दिखाता है इमरजेंसी से पहले का राजनीतिक संकट, जिसमें कि इंदिरा गांधी कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें, रिजाइन कर दें या कुछ और स्टेप लें। डीके बरुआ यहाँ पे कह रहे हैं कि मैडम रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो जनता कैसे आपके सपोर्ट में खड़ी है। तो ये बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उससे कुछ टाइम पहले की। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक स्टेप लिया और इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, और उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया बल्कि एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने क्या करा, देश में इमरजेंसी लगा दी। तो ये कार्टून इमरजेंसी से कुछ टाइम पहले का है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे आदमी ही पहचानने देंगे कि ये जो दो आदमी बैठे हैं इनको पहचानो। तो आप पहचान लोगे, कुर्सी पे कौन है, इंदिरा गांधी है और साइड में कौन है, डीके बरुआ है। अब डीके बरुआ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे डीके बरुआ थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि राजनीतिक संकट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आप बताओगे कोर्ट का जो फैसला आया हुआ था कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध है, वही है राजनीतिक संकट। अब देश में जो है पीएम की कुर्सी जो है वो जाने वाली थी और देश में पॉलिटिकल क्राइसिस फैल चुका था। तो ये कार्टून इमरजेंसी से कुछ रोज पहले छपा। ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी बातें इस कार्टून में। इंदिरा गांधी की कुर्सी डूब रही है पानी में, देख लो आप। ये कार्टून देखो अब आप, इसमें क्या है, इंदिरा गांधी आपको दिख रही है गुस्से में। ठीक है, और जो ये जज दिख रही है आपको जस्टिस दिलाने वाली, हाथ में इन्होंने पकड़ रखा है न्याय का तराजू।
तो इसमें इंदिरा गांधी जो है वो गुस्से में है इनके सामने। तो ये कब का कार्टून है? ये कार्टून है इमरजेंसी लगने के बाद का, जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी और भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, तो जनता पार्टी ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था शाह जांच आयोग। उसी आयोग की जब सुनवाई हुई तो उसी टाइम का ये कार्टून है। इंदिरा गांधी आयोग के सामने पेश तो हुई पर उन्होंने उनके सवालों का जवाब देने से मना कर दिया और वो गुस्से में थी, कुछ ज़्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की उनसे। ठीक है, तो यही ये कार्टून दिखाता है। अब देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? इसका आंसर है उपयुक्त कार्टून में शाह जांच आयोग के प्रति इंदिरा गांधी के टकराव भरे दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। यानी कि जो इमरजेंसी की गलत चीज़ों को जांचने के लिए जो आयोग बनाया गया था, शाह जांच आयोग, उसके लिए इंदिरा गांधी को जो गुस्सा था उसको इस कार्टून में दिखाया गया है। गांधी शाह आयोग के समक्ष पेश हुई थी परंतु उन्होंने आयोग के सवालों के उत्तर देने से इनकार कर दिया। यानी कि वो सामने प्रस्तुत तो हुई थी आयोग के, पर उनका जवाब देने के लिए उसने मना कर दिया क्योंकि वो गुस्से में थी, वो नहीं चाहती थी कि आलतू फालतू सवालों का वो जवाब दे। अब है दूसरा क्वेश्चन, शाह रिपोर्ट क्या थी? अब देखो इस कमीशन ने जो गलतियां निकाली इमरजेंसी में, इंदिरा गांधी ने जो जो गलत चीज़ें की, वो सारी रिपोर्ट बनाई शाह आयोग ने और उसी को कहते हैं शाह जांच रिपोर्ट या शाह रिपोर्ट। अब देखो मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। 1977 में बना और इसके जो हेड बने वो बने जे.सी. शाह। ये एक रिटायर जज थे। इसका कार्य आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग मतलब पावर का गलत यूज़, अतिचार यानी अत्याचार यानी कि जो गलत चीज़ें उस टाइम पे हुई, उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करना था। ये बातें हमें पता है कि शाह आयोग का क्या काम था, आपातकाल के टाइम हुई जातियों की जांच पड़ताल करना। तो यही इसमें बताना था कि यही थी शाह रिपोर्ट। आप अब यहाँ पे बताओगे कि शाह रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कि आपातकाल के दौरान की गई जातियों के बारे में विस्तार से लिखा गया था और बहुत सारे तथ्य पेश किए गए थे। ठीक है, तो ये थी शाह रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.सी. शाह थे। ठीक है, कब ये बनी? मई 1977 में बनी। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी ने कैसा रवैया अपनाया? वो गुस्से में थी, उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ये बातें आप याद रखना इस कार्टून से। अब हमने सारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जितने भी कार्टून बन सकते थे सारे के सारे वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी करो क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सभी चीज़ों को देखो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको इस चैनल पे ना मिले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आप सीक्वल से सारी वीडियोस देखो। पहले आपको चैप्टर मिलेंगे पूरे के पूरे जिसमें मैंने सारी बातें आपको डीप में बता रखी हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। उसके बाद आपको कार्टून और मैप भी मिलेंगे। तो आपकी एक भी चीज़ अब की बार नहीं छूटने वाली। मेरा ये टारगेट है कि अब की बार आपको मैं टॉप करवाऊँ। ठीक है, तो आपको भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को आपको शेयर भी करना पड़ेगा और लाइक कमेंट भी ज़रूर करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट कार्टून्स को कवर करने वाले हैं। ये कार्टून देखो, ये कार्टून है इमरजेंसी के बाद का 1977 का। जब 1977 में इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उस टाइम का ये कार्टून है। अब इस कार्टून में आप देखो नीचे लेटी हुई जो दिखाई गई है वो है कांग्रेस और वो क्यों हारी है, क्यों वो पड़ी हुई है ऐसे, उसके साइड में ही वो सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके हाथ में देखो क्या है, इमरजेंसी लिखा हुआ है। तो इमरजेंसी जो लगाई थी इंदिरा गांधी ने उससे कांग्रेस की इमेज खराब हुई थी ना, कांग्रेस की हार हुई थी ना उस वजह से। तो इमरजेंसी एक कारण बनी कांग्रेस की हार का। अब दूसरा देखो, दूसरे हाथ में क्या क्या उन्होंने गलत चीज़ किए। एक हथियार दिखा रखा है, उस पर क्या क्या दिख रखा है, सेंसर यानी कि सेंसरशिप ऑन मीडिया। मीडिया पर क्या लगाई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सेंसरशिप लगाई थी
जिससे कि लोग नाराज हुए थे और जनता पार्टी को उन्होंने वोट दी, कांग्रेस को वोट नहीं दी। दूसरा देखो इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है MISA, मीसा। मीसा कानून एक ऐसा कानून था जिसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिया गया था, तो मीसा कानून का भी गलत यूज हुआ था, तो ये भी एक वजह बनी थी इसकी हार के। उसके बाद साइड में लिखा हुआ है 42th अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, भारत के संविधान में जो चेंज किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, उस चीज़ से भी लोग नाराज थे। तो ये कार्टून 1977 में कांग्रेस की हार को दिखाता है और कांग्रेस क्यों हारी ये भी दिखाता है। ये हमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 1977 में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे, ठीक है। तो ये सारे कारण थे, इमरजेंसी का लगना, 42वां संविधान संशोधन लगाना, सेंसरशिप लगा देना, मीसा कानून लगाना और सारी गलत चीज़ें जो भी इमरजेंसी में हुई वो सारी ही कांग्रेस की हार के कारण है। तो ये लेटा हुआ कौन है? कांग्रेस है। अब ऊपर देखो आप, ये आदमी कौन है, अब इनको अच्छे से पहचान लो। पीछे तो ये सारे आम आदमी हैं। अब जो ये पहले आदमी है मोटे से थोड़े गोलू से, ये आगे जगजीवन राम, उसके बाद है मोरारजी देसाई, फिर खड़े हुए हैं चौधरी चरण सिंह और लास्ट में खड़े हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये उस टाइम की जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है जिसमें कि कांग्रेस को हारा हुआ दिखाया गया है। तो आपसे यहाँ से आदमी पूछ सकते हैं कि ये आदमी कौन है, तो आप इनके नाम बता दोगे। ये जनता पार्टी के नेता हैं जो 1977 में चुनाव जीते थे। पहले है जगजीवन राम, फिर है मोरारजी देसाई, फिर है चरण सिंह और लास्ट में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्वेश्चन आपसे इस कार्टून से पूछ सकते हैं। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ये कार्टून कब का है, तो आप आंसर कर दोगे 1977 का है। इसमें आपसे पूछेंगे कांग्रेस की हार के क्या कारण थे, तो आप बताओगे इमरजेंसी का लगना, सेंसरशिप का लगना, मीसा कानून का गलत यूज़ करना, 42वां संविधान संशोधन करना, ठीक है, और जितनी भी जातियाँ इमरजेंसी के टाइम पे हुई वही थे कांग्रेस के हार के कारण। फिर आपसे पूछेंगे इस कार्टून में कि नहीं 2 या 3 या 4 भी पूछ सकते हैं, इन नेताओं को पहचानो, तो आपको मैंने चारों बता दिए हैं। जगजीवन राम है, मोरारजी देसाई है, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। इस टाइप से आपसे कार्टून पेपर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर में ये कार्टून होते हैं। तो अच्छे से इनको पढ़ो, हर एक चीज़ को देखो। मैं आपको हर एक चीज़ साथ साथ कवर करा रहा हूँ, कार्टून भी, मैप भी, सब कुछ मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो आपको बस वीडियोस देखनी है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छे से वीडियोस को देखो, सारी चीज़ों को समझो। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कार्टून। अब देखो आप अगला कार्टून। इस कार्टून को देखो, अब इस कार्टून में क्या है, एक अम्ब्रेला दिखाई गई है, एक छतरी दिखाई गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जनता पार्टी। ये कार्टून भी उस टाइम का है जब कई सारी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी को बनाया, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी पार्टियों के नेता क्या है, इस एक छतरी पे लिपटे हुए हैं और एक दूसरे को खींचातानी चली हुई है। इसमें नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, बाय ऑल मीन्स लेट्स गेट अंडर वन अम्ब्रेला बट लेट मी डू इट फर्स्ट, ठीक है। लेट मी के आगे लिखा हुआ था डू इट फर्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हम सारे एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, पर पहले मुझे ये चीज़ करने दो, यानी कि मुझे पहले पीएम बनने दो, मुझे पहले ये करने दो। तो इसमें ये कार्टून भी ये दिखाता है कि जनता पार्टी में जो है इंटरनल जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं थी, आपस में इनकी बात नहीं बनती थी, सभी अपने आप को पहले रखते थे, ठीक है। अलग अलग जो छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई तो क्या हुआ, इसमें उन लोगों की बात नहीं बन पाई और कुछ ही टाइम बाद सरकार बन के भी बिखर गई थी, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि मैं पीएम बन जाऊं, ठीक है। कई सारे उम्मीदवार बने हुए थे पीएम के पद के। जैसे कि हम सभी को पता है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार केवल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इस वजह से बन गई थी। पर जितनी भी छोटी छोटी पार्टियों ने अपना ग्रुप बनाया था उनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, ठीक है, और उनमें लड़ाइयाँ भी चलती थी पीएम के पद को लेकर। तो मोरारजी देसाई जब पीएम बने उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह जो है वो भी पीएम बनना चाहते थे, जगजीवन राम जो है वो भी पीएम बनना चाहते थे। तो ये कार्टून यही दिखाता है कि वो सारे एक अम्ब्रेला के नीचे तो आ गए, उन्होंने जनता पार्टी तो बना ली, पर उनके अंदर जो है अब भी क्या है, दिक्कत चल रही है उनके अंदर, जो है छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं। किसको लेकर? सरकार को लेकर, कि सरकार कौन बनाएगा। तो जनता पार्टी के अंदर की दिक्कत को एक कार्टून दिखाता है। एक छतरी के नीचे होने के बावजूद भी जनता पार्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब आप देखो ये वाला जो कार्टून है ये भी है 1980 के टाइम का।
ये क्या है, हाथ में दिख रहा है आपको इंदिरा गांधी के, आई टोपल्ड जनता गवर्नमेंट, यानी कि मैंने हटा दिया है जनता गवर्नमेंट को। ये 1980 के टाइम का कार्टून है। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो बिखर गई थी और दोबारा से इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन में जीतेंगी। तो ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो ये कार्टून दिखाता है प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम, जनता पार्टी की प्रॉब्लम। अब आपको इस कार्टून में नेता पहचानने हैं। देखो महिला तो आप सभी को पता है कौन है, इंदिरा गांधी है। उसके बाद जो ये आदमी खड़े हैं यहाँ पे, ये हैं चौधरी चरण सिंह, और पीछे जो खड़े हैं वो हैं मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये कार्टून क्या दिखाता है, तो आप बताओगे कि ये कार्टून ये दिखा रहा है कि इंदिरा गांधी कह रही है कि आई टॉपल जनता गवर्नमेंट, यानी जनता गवर्नमेंट अब मैंने खत्म कर दी है। उसके बाद देखो, अब जो ये पीछे नेता खड़े हुए हैं ये है जनता पार्टी। जो 1977 में जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई जनता पार्टी को। तो आप बताओगे ये कार्टून दिखाता है कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, केवल 18 महीने तक ही वो रहे। उसके बाद कुछ 4 महीने तक लगभग चौधरी चरण सिंह बने, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं टिक पाए। तो जनता पार्टी में आपसी प्रॉब्लम थी, उनके अंदर ही दिक्कत थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, उनकी पार्टी में ही समस्या थी। तो ये लोग तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं है, हमारी पार्टी में ही समस्याएं थी, प्रधानमंत्री पद को लेकर जो है दिक्कत चल रही थी, इसीलिए जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इस कार्टून को हमें 2 तरीकों से देखना है। पहला, हमें इंदिरा गांधी की तरफ से देखना है, वो कह रही हैं आई टॉपल्ड जनता गवर्नमेंट, और दूसरा हमें जो ये पीछे नेता खड़े हैं इनकी तरफ से देखना है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो गिरी है हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, हमारी आंतरिक लड़ाई की वजह से। हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन पीएम बनेगा, कैसे सरकार चलेगी। और आपसे सिर्फ यहाँ पे नेता और पूछ सकते हैं, तो आप बता दोगे ये चरण सिंह है और ये मोरारजी देसाई है और ये इंदिरा गांधी, ये 3 मेन लीडर हैं इसमें। अब देखो आप नेक्स्ट कार्टून, ये भी इम्पोर्टेंट कार्टून है। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, और नीचे जो है इंदिरा गांधी है, हाथ में झाड़ू ले रखी है और सबको साफ करके डस्टबिन में डाल दिया उन्होंने। तो ये कार्टून भी 1980 के इलेक्शंस का है, जब जनता पार्टी को इंदिरा गांधी ने क्या करा, बिल्कुल साफ कर दिया और दोबारा से वो जीती 1980 में। तो 1980 में नारा दिया गया था इंदिरा को बुलाओ और देश को बचाओ, क्योंकि 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो अच्छे से टिक नहीं पाई थी। तो पहला कार्टून है इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। तो आपसे पूछेंगे ये नारा कब दिया गया, आप बताओगे 1980 के इलेक्शन में दिया गया। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि इस टाइम पे 1980 में किसकी सरकार बनी, यानी कौन सी नेता जीती, तो आप बताओगे इंदिरा गांधी की सरकार बनी और वो हमारी प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, अब नीचे देखो जो ये कार्टून है, ध्यान से इसको, इसमें से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ये कार्टून किस समय छापा गया था, तो आप आंसर कर दोगे 1980 के टाइम छापा गया था। दूसरा क्वेश्चन, इसमें झाड़ू वाली नेता और टोकरी में सबसे ऊपर नेता कौन है। इसमें झाड़ू वाली नेता आप सभी को पता है इंदिरा गांधी है, और टोकरी में सबसे ऊपर जो है वो है मोरारजी देसाई। तो उनको बिल्कुल साफ कर दिया इंदिरा गांधी ने, मैदान साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो झाड़ू वाली नेता इंदिरा गांधी है और टोकरी में सबसे ऊपर नेता है मोरारजी देसाई। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यह कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है, यह कार्टून क्या दर्शाता है, तो आप बताओगे इस कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। तो 1980 जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जनता पार्टी बुरे तरीके से हारी, यही ये कार्टून दिखाता है। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव वाली सफलता प्राप्त करते हुए 353 सीटें प्राप्त की। तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी को 353 सीट मिली। कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। इस प्रकार इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में अगर अस्थिरता हो और उसके भीतर मतभेद हो तो मतदाता ऐसी सरकार को पसंद नहीं करते। यानी कि जो सरकार बने और वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब वो ढंग से टिक ना पाए, बिल्कुल परमानेंट ना बन पाए, आपस में ही लड़ती रहे, ऐसा ही हुआ था ना जनता पार्टी के साथ। तो जनता जो है यानी मतदाता जो है, वोट डालने वाले लोग जो हैं, ऐसी सरकार को पसंद नहीं करते। ये बात ये साबित करती है, क्योंकि हम सभी को पता है केवल 3 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी को लोगों ने वापस बुला लिया।
इमरजेंसी में जो लोग इंदिरा गांधी से नाराज हुए थे उन्होंने जनता पार्टी की सरकार बनाई पूरे देश में। इमरजेंसी के टाइम पे लोग इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे, इस वजह से क्या हुआ, पहली बार सेंटर में जनता पार्टी की सरकार बनी। कुछ ही सालों में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बिखर गई। तो यही ये कार्टून दिखा रहा है, अगर पार्टी अच्छी ना हो, ढंग से सरकार ना चल पाए तो लोग तुरंत ही उस पार्टी को भी गिरा देते हैं। और ऐसा ही हुआ, जनता पार्टी को लोगों ने गिरा दिया, जिस पार्टी को उन्होंने खुद चुना था, और दोबारा से किसको बुलाया, इंदिरा गांधी को। तो ये कार्टून 1980 के समय का है। इंदिरा गांधी ने मैदान साफ कर दिया है, यानी जनता पार्टी को हरा दिया है, और अब वो देश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। झाड़ू लिए हुए इंदिरा गांधी को दिखाया है, टोकरी में सबसे ऊपर नेता मोरारजी देसाई दिखाए गए हैं, और ये कार्टून जनता पार्टी की हार को दिखाता है। और ये कार्टून ये भी दिखाता है कि अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती तो लोग क्या करते हैं, सरकार को गिरा देते हैं और अपनी पसंद के नेता को दोबारा से चुन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स वाले चैप्टर से सभी इम्पोर्टेंट कार्टून्स को कवर करेंगे। तो ये है हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट कार्टून। देखो, इस कार्टून में हमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका निचोड़ दिया गया है, यानी कि पूरा कंक्लूजन है इसी चैप्टर के अंदर। देखो, इसमें क्या दिखाया गया है, एक रोलर कोस्टर दिखाया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, यानी कि ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है 90s के टाइम की इंडियन पॉलिटिक्स को। ठीक है, और हम सभी को पता है कि 90s का जो टाइम है, 89 के बाद से क्या हुआ था, भारत में एरा ऑफ कोएलिशन शुरू हो गया था, गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी। यानी कि किसी सिंगल पार्टी में इतना दम नहीं था कि वो अपनी सरकार बना सके, इसीलिए सभी लोग क्या करते थे, अपने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उसके बाद वो सरकार बनाते थे। तो 90 का जो पूरा का पूरा दशक है, उस टाइम पे बहुत सारी सरकारें बनी और बिगड़ी। कोई सरकार 1 साल चली, कोई 2 साल चली। एक बार तो ऐसा हुआ था, अटल बिहारी जी की जो सरकार बनी थी वो 13 दिन तक ही चली। तो क्या हो रहा था, इस टाइम पे सरकारें जो है वो फिक्स नहीं थी, स्थिर नहीं थी, बार बार जो है उनकी सिचुएशन खराब हो रही थी, वो बार बार सरकार गिर रही थी। ऐसी ही इस टाइम पे राजनीति थी, तो उसी टाइम का ये कार्टून है। तो ये कार्टून हमें दिखाता है गठबंधन की राजनीति, एरा ऑफ कोएलिशन। अब इस कार्टून को आप ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से नेता आपको दिखाए गए हैं। देखो, सबसे पहले जो ये लंबी नाक के आपको दिख रहे हैं इधर, ये दिखाए गए हैं राजीव गांधी, जो कि 1984 से लेकर 1989 तक, 1989 तक हमारे पीएम रहे। अब इनके बिल्कुल साइड में दिखाए गए हैं वीपी सिंह। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें आपको सारे नेता बताए थे कि किस किस की सरकार कब कब बनी। तो इसी में यही बातें बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि 1989 के बाद कौन कौन हमारे पीएम बने हैं। तो ये पहले तो आदमी तो है राजीव गांधी, राजीव गांधी के साइड में है वीपी सिंह, ठीक है, और वीपी सिंह के साइड में आपको दिख रहे होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी तो शक्ल पहचान में आ रही है बिल्कुल। तो तीसरे जो है ये है लाल कृष्ण आडवाणी, और इनके आगे देखो लिखा हुआ है रथ यात्रा। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या के लिए, राम मंदिर वाले मैटर के लिए इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी। ठीक है, अब लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे देखो आप, ये जो लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे हैं ये है चंद्रशेखर, ये भी कुछ टाइम के लिए पीएम बने थे। अब चंद्रशेखर के साइड में देखो, वो है ज्योति बसु। अब तक कौन कौन से नेता हुए, इधर राजीव गांधी है, फिर वीपी सिंह है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी है, उनके पीछे है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के साथ में है ज्योति बसु। ठीक है, अब इधर देखो, लाल कृष्ण आडवाणी के बिल्कुल साइड में जो है ये है देवीलाल चौधरी। देवीलाल जो है हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है उस टाइम के ये। तो ये उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसीलिए इनका भी फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब देवीलाल के जो पीछे हैं वो है एनटीआर। आपने मूवी भी देखी होगी RRR, उसमें जो है जूनियर एनटीआर है, तो उन्हीं जूनियर एनटीआर के जो सीनियर एनटीआर है वो है ये। ठीक है, इनका नाम था NT रामाराव, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NTR बोलते हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, और ये फिल्म स्टार भी थे NTR। तो तेलुगु देशम पार्टी के ये हेड थे, और NTR ने भी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कई सारे ग्रुप बनाए हैं, कई सारे गठबंधन किए हैं मेन पार्टियों के साथ। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम है गठबंधन का ही टाइम है, तो यही सारे नेता हैं। तो देवीलाल के पीछे जो है वो है NTR। RRR मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो NTR नाम के हीरो हैं वो इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, ये है सीनियर NTR, उनको बोलते हैं जूनियर NTR।
ठीक है। तो एनटीआर के ही ये पापा हैं और ये आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी ने भी बहुत सारे गठबंधन करके सरकारें बनाई। उसके बाद इधर देखो बिल्कुल लास्ट में जो है ये है करुणानिधि, ये है द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी के लीडर, ठीक है। और इनके ऊपर जो है ये है प्रफुल्ल महंतो, ये थे असम के लीडर, ठीक है। तो ये जो कार्टून है इसमें मैंने आपको सारे नेता बता दिए हैं। अब ये कार्टून ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में उस टाइम पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, क्योंकि रोलर कोस्टर में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो बार बार सरकारें बन रही थी, बार बार सरकारें बिगड़ रही थी। तो ये उस टाइम की राजनीति है, ये उस टाइम के गठबंधन का दौर है। तो अगर आपसे नेताओं के नाम पूछते हैं तो आप सारे नेताओं के नाम बता सकते हो। वैसे आपसे इतने नाम नहीं पूछते, 2 ही 3 मेन पूछते हैं। तो ये ऐसे पूछते हैं आपसे किन्हीं 3 नेताओं को पहचान लो, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपसे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया। तो आप इसका आंसर करोगे कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में ये बदलाव आया, इस समय पे कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी और गठबंधन का युग शुरू हो गया, यानी कि एरा ऑफ कोएलिशन शुरू हो गया। अब देखो आप अगला कार्टून, ये कार्टून है हमारा 1991 के आसपास का। और इस टाइम पे देखो आप ऊपर आपको दिख रहे हैं सरदार जी, ये कौन है, ये है मनमोहन सिंह। और हम सभी को पता है हमारी जो नई आर्थिक नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो किसने डिजाइन की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो इसमें यही लिखा हुआ है, देखो आगे लिखिए लाइन, जोखिम और परेशानी भरा काम, हाँ सो तो है, लेकिन एक बार हम वहां तक पहुंच गए तो फिर सारी चिंताएं खत्म, जरा यह भी तो सोचो। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है। तो ये फोटो है जब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये एलपीजी की नीति डिजाइन की थी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन की थी, जिसमें कि भारत ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था, विदेशी कंपनियों को, विदेशी निवेश को, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ावा दिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों को भारत ने उस टाइम पे अपनाया था। तो ये है 1991 की आर्थिक नीति, जिसमें कि एलपीजी को भारत ने अपनाया। तो ये फोटो कब का है आप बताओगे, ये फोटो है 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति का। इसमें ये आदमी कौन दिखाए गए हैं, ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहाँ पे लिखा हुआ है लोन, फॉरेन कैपिटल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। तो जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे, तो विदेशी करेंसी हमारे देश में आनी शुरू हुई, विदेशी कंपनियों का हमारे देश में जो है आना शुरू हुआ। उसकी वजह से फॉरेन कैपिटल यानी कि फॉरेन करेंसी भी हमारे देश में आई, वर्ल्ड बैंक ने भी हमें व्यापार करने के लिए लोन दिया, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भी हमें लोन दिया ताकि हम ट्रेड में आगे बढ़ सके। तो ये हुआ उस टाइम पे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, डेट आप याद रखना 1991, किसने डिजाइन की थी ये भी याद रखना, याद रखोगे आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डिजाइन की, ठीक है। और इसमें 3 बातें क्या थी, वो थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन भी दिया। ये हमारा कार्टून न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। अब ये वाला कार्टून आप देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस चैप्टर से तो इन्हें कार्टून देना होता है ना, तो इसी को उठाते हैं सबसे पहले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप। देखो सबसे पहले इसमें आप आदमी देखो कौन कौन है। ऊपर जो है ये 2 बैठे हुए हैं, एक तरफ है लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के नेता थे, और दूसरी तरफ है ज्योति बासु जो कि सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के नेता थे। अब नीचे जो है वो है वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है वो नेशनल फ्रंट के नेता थे। अब नेशनल फ्रंट एक कई पार्टियों का ग्रुप था जो कि 1989 में बना था, और इस टाइम पे वीपी सिंह पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो ये फोटो उसी टाइम का है। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 नेता कौन कौन है। नीचे जो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं वो है वीपी सिंह, जो इन्हें ऊपर नचा रहे हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु। अब यहाँ पे आपको एक बिल्कुल अच्छे से दोनों की विचारधारा समझनी होगी। लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि जो बीजेपी है वो राइटिस्ट विचारधारा की है,
जिसे कि दक्षिणपंथी बोला जाता है। और दूसरे जो हैं ज्योति बसु, ये हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, जिसे कि हम लेफ्टिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, ज्योति बासु की और लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी बीजेपी की और सीपीआईएम की। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, पर आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कार्टून यही दिखाता है कि विचारधारा अलग होने के बावजूद भी ज्योति बसु ने भी और आडवाणी ने भी, यानी बीजेपी ने भी और सीपीआईएम ने भी किसको सपोर्ट किया, बाहर से सपोर्ट किया वीपी सिंह को, वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट की सरकार को। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें, वहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ाया है। सारी आपको पार्टी बताई थी मैंने कि किसकी सरकार कब बनी। तो ये फोटो है 1989 का, जब नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उनको बाहर से सपोर्ट दिया गया था बीजेपी के द्वारा और ज्योति बसु यानी कि सीपीआईएम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे संसद दिखाया गया है आपको, ये पर्दे के रूप में जो दिखा रखा है, हमारी पार्लियामेंट दिखा रखी है। तो ऊपर वाले जो दोनों नेता हैं वो पार्लियामेंट में नहीं घुसे हुए, वो केवल बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फोटो ये दिखाता है कि इनका इतना दम है कि ये जब चाहे सरकार को गिरा भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। ये जो सरकार बनी थी 1989 में, ये पूरे तरीके से बाहरी सपोर्ट पर डिपेंड थी। तो अब देखो आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उपयुक्त कार्टून में वर्णित सरकार का निर्माण कब हुआ और यह कितने समय तक चली। तो इसका आंसर होगा, ये सरकार जो है इसका गठन दिसंबर 1989 में हुआ और यह नवंबर 1990 तक चली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मोर्चा में कौन कौन से दल शामिल थे। तो देखो राष्ट्रीय मोर्चा में जो मेन पार्टी थी वो थी जनता दल और कई सारी छोटी पार्टी थी इसमें। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल और कई क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे, यानी कई छोटी पार्टियां शामिल थी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, बाहर से समर्थन से क्या अभिप्राय है। बाहर से समर्थन से अभिप्राय यह है कि यह दल वाम मोर्चा और भाजपा सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं होंगे, परंतु सरकार को समर्थन देंगे ताकि उसका बहुमत बना रहे। तो सीपीआईएम जो है इसको वाम मोर्चा भी बोल सकते हो आप। तो वाम मोर्चा वाले और बीजेपी वाले, भाजपा वाले इस सरकार में शामिल नहीं होंगे, केवल बाहर से सपोर्ट करेंगे। यही तो पूछा था कि बाहर से सपोर्ट का क्या मतलब है। बाहर से सपोर्ट का मतलब है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे, पर बाहर से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे केवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके अलावा आपसे नेताओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बताओगे, नीचे तो वीपी सिंह है, ऊपर जो है लाल कृष्ण आडवाणी है और ज्योति बसु हैं। क्लियर। तो ये बातें जो लिखी हुई है, ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इसका मतलब है इन लोगों ने सरकार में पार्टिसिपेट नहीं किया, वीपी सिंह की सरकार को अपना सपोर्ट दिया। तो ये कार्टून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये आपसे कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारे कार्टून करा दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका काम है मेहनत करना और सारी वीडियोस को देखना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारी वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। 6 to 12 आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, उसकी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। ये वाला जो कार्टून है, ये हमारा लास्ट कार्टून है इस वीडियो का। और इस कार्टून में आप देखो, पहले वाला जो फोटो है उसमें दिखाया गया है 1971 का टाइम, जिसमें कि इंदिरा गांधी खड़ी हुई दिखाई गई है और नीचे अटल बिहारी वाजपेयी दिखाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस फोटो में पूरी कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी तक पहुंचने की, पर उनकी पहुंच उन तक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस का ही नाम चलता था, कांग्रेस का ही सिस्टम था, कांग्रेस की ही प्रणाली थी। तो इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में जीती। उस टाइम पे इन पार्टियों का कोई नाम नहीं था, केवल एक ही दल का प्रभुत्व चलता था। तो 1971 का टाइम ऐसा था जब गठबंधन वगैरह की कोई ज़रूरत सरकारों को नहीं पड़ती थी। ठीक है, अकेली सरकार हमेशा बनती थी। इंदिरा गांधी जो है, उनकी सरकार जितनी भी बनी अकेले दम पर बनी उनके। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले गठबंधन के द्वारा नहीं जीतती थी, अकेली ही पार्टी सरकार बना लेती थी। तो ये था 1971 का टाइम। उसके बाद अब दिखाया गया है 1999 का टाइम। 1999 में नीचे जो है
पहले अटल बिहारी दिखाए थे, अब इधर कौन दिखाई है, सोनिया गांधी दिखाई है। तो माहौल बदल गया है, बिल्कुल इंदिरा गांधी नहीं रही है, राजीव गांधी भी नहीं रहे हैं, अब सोनिया गांधी का ये टाइम है 1999 वाला। सोनिया गांधी की एंट्री हुई है इस टाइम पे। तो सोनिया गांधी क्या कर रही है, अब दूसरे गठबंधन की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले कभी ये लोग पहुंचने की कोशिश करते थे, वैसे अब कांग्रेस वाली सोनिया गांधी जो है वो इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जितने भी ये नेता खड़े हैं इनके ऊपर सबसे कौन दिखाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सरकार बनाई थी और वो हमारे प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये फोटो यही दिखाता है कि 1999 वाला जो टाइम है ये कैसा टाइम है, ये ग्रुप बनाकर सरकार बनाने का टाइम है। और 99 में सरकार किसकी बनी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनके ग्रुप का नाम क्या है, एनडीए। तो ये फोटो यही दिखाता है कि 99 में किसकी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की, पर उनकी जो सरकार है वो एक ग्रुप वाली सरकार है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखो इस कार्टून से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। निम्न कार्टून को देखते हुए बताइए कि यह 1971 और 1999 की किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपसे यही इसका समरी पूछेंगे पूरी। कार्टून को देखने से पता चलता है कि 1971 तक जो सरकार बनी वह स्पष्ट बहुमत के आधार पर बनी, यानी कि सिंगल एक ही पार्टी अपनी वोट से जीतती थी। लेकिन 1989 से 1999 तक के चुनाव में भारत की राजनीति में गठबंधन का दौर चला। पर अब हमें पता चल गया कि 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन का दौर चला, एरा ऑफ कोएलिशन चला। बहुत सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सरकारें बनाई और केंद्र में 9 सरकारें बनी जिनका आधार गठबंधन था। ठीक है, हम सभी को पता 1989 से लेकर 1999 के बीच में 9 बार सरकार बदल चुकी थी। ठीक है, और हर बार क्या था, गठबंधन की सरकार बनती थी। 2004 तथा 2009 की सरकार पर भी यही बात समान रूप से लागू होती है। देखो 1999 में एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम बने। उसके बाद 2004 तक वो रहे। 2004 में नीचे जो सोनिया गांधी दिखाई गई है इनकी सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी। पर कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं बनी जैसे इंदिरा के टाइम पे बनती थी, इनकी सरकार भी ग्रुप में बनी। यूपीए नाम से इनकी सरकार बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं जिसे, यानी कि कांग्रेस ने भी कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और मनमोहन सिंह हमारे पीएम बने। फिर ऐसा ही फिर 5 साल बाद हुआ 2009 में फिर से इनकी सरकार बनी यूपीए की, यानी कि कांग्रेस के ग्रुप की। ठीक है, तो ये बात ये दिखाती है कि जब भी सरकारें बनती हैं तो वो ग्रुप वाली सरकारें बन रही है अब। तो पहले वाला टाइम अब गया, वक्त वक्त की बात है। जो पहले सिंगल पार्टी सरकार बनाया करती थी कभी 1989 से पहले, वो अब नहीं रहा है। 1989 के बाद तो गठबंधन की सरकारें ही चलती हैं। तो 1989 से 1999 तक बनी 9 सरकारें दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकारें थी, यानी कि दूसरों के सपोर्ट से वो चल रही थी। अब देखो 2009 तक मैंने आपको बताया था कि यूपीए की सरकार बनी। 2004 में जो सरकार बनी 2009 तक चली। 2009 में फिर से यूपीए की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस के ग्रुप की सरकार बनी और फिर से हमारे पीएम जो है वो मनमोहन सिंह बने। उनके बाद 2014 में क्या हुआ, एनडीए की सरकार बनी, यानी कि बीजेपी वाले ग्रुप की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ, एनडीए की सरकार बनी और मोदी हमारे पीएम बने। ये कार्टून ये दिखा रहा है कि 1971 में जो पहले का भी टाइम हुआ करता था कि एक ही पार्टी सिंगल पार्टी अपनी सरकार बना लेती थी, 1999 में वो टाइम नहीं रहा है। 1989 के बाद सब कुछ बदल गया है, गठबंधन का दौर शुरू हो गया है और आज तक हम देखते हैं कि गठबंधन के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस चैप्टर के कार्टून कवर करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में कार्टून पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं ये। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप इनके सभी आंसर कर सकते हो। तो देखो, जब हमने चाइनीज़ इकोनॉमी पढ़ी थी बिल्कुल डीप में, तो हमने क्या पढ़ा था कि शुरू में वहाँ पे जो लीडर थे उनका नाम था माओ तसे तुंग। क्या नाम है? माओ तसे तुंग, यानी माओ नाम के नेता थे। तो जब चाइना आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे क्या थी, साम्यवादी सरकार थी। पर 1970 का जो दशक आया था, 1970s का जो डिकेड आया था, उस टाइम पे चाइना ने प्राइवेटाइजेशन किया था अपना, यानी कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। तो जो लाल किताब ये हाथ में दिख रही है आपको, ऊपर वाला आदमी दिख रहा है आपको, माओ है ये आदमी। तो माओ के हाथ में जो आपको लाल किताब दिख रही है, ये किताब साम्यवाद का प्रतीक है।
यानी कि कम्युनिस्ट थिंकिंग का प्रतीक है। यानी जब चाइना आज़ाद हुआ वो माओ के अंडर में था, तो माओ जो है वो एक साम्यवादी नेता था। और दूसरा जो फोटो है इसमें, एक में लिखा हुआ है तब और एक में लिखा हुआ है अब, यानी देन एंड नाउ। तो आज जो है चाइना वो साम्यवादी नहीं रहा है, वो पूंजीवादी हो चुका है, यानी कि उसने सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है। तो जो लाल किताब थी वो तो साम्यवाद को दिखा रही है, और दूसरे फोटो में जो लाल टाई लगा रखी है ये पूंजीवाद को दिखा रही है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अब चाइना में बनने लगे हैं। तो चाइना जो है वो क्या है, एक पूंजीवादी देश बन रहा है। तो यही ये कार्टून दिखाता है कि 1970 से पहले यानी कि तब क्या था, ये देश साम्यवादी हुआ करता था। 1970 के बाद ये देश कैसा हो गया, पूंजीवादी हो गया। तो पहले लाल किताब हुआ करती थी यानी देश में साम्यवाद चलता था, अब लाल टाई होती है यानी कि अब वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चलता है और वहाँ पे चाइना पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो साम्यवाद और पूंजीवाद में यही अंतर होता है। एक साम्यवादी देश किसी के साथ व्यापार नहीं करता, सारा प्रोडक्शन अपने ही देश में करता है, बाहर से कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहता। ठीक है, बिजनेस हुआ, ट्रेड हुआ, जो भी चीज़ हुई वो अपने ही देश के अंदर रखता है। और पूंजीवादी देश ऐसा होता है जो पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो चाइना ने 1970 के दशक में पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे और बिजनेस में वो उसके बाद बहुत ही तगड़ी तरक्की कर गया। ठीक है, तो अब जो है वो आज क्या बन चुका है, देखो लाल टाई लगाकर बिल्कुल सेठ बना बैठा हुआ है। ठीक है, तो चाइना आज बिजनेस में बहुत आगे निकल गया। तो जो ये लाल टाई है ये पूंजीवाद को डिनोट करती है और जो लाल किताब है वो साम्यवाद को डिनोट करती है। 70 से पहले साम्यवाद था, 70 के बाद पूंजीवाद है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चीन की आर्थिक व्यवस्था पहले कैसी थी, तो आप बताओगे साम्यवादी थी। अब आपसे पूछ सकते हैं 1970 के बाद चीन की कैसी हुई, तो आप बताओगे पूंजीवादी हो गई। 1972 में और 73 में चाइना ने अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी क्या है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है खुले द्वार की नीति, यानी कि चाइना ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और ये जो पॉलिसी आई थी ये आई थी 1978 में। ये डेट आप याद कर लो, और नेता का नाम भी 1978 में देंग शाओपिंग नाम के लीडर ने क्या, कौन सी पॉलिसी अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी। रट लो बिल्कुल इस डेट को, 1978 देंग शाओपिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। अब देख लो दूसरा कार्टून। इस दूसरे कार्टून में एक साइकिल दिखाई गई है और साइकिल के ऊपर लिखा हुआ है चीन। तो ये कार्टून दिखाता है कि चीन में बहुत ज़्यादा साइकिलें यूज़ होती हैं। तो चीन ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी साइकिल यूज़ होती हैं। अब ये कार्टून भी वही बात दिखा रहा है जो कि हमने ऊपर वाले कार्टून में देखी। देखो, इस चाइनीज़ साइकिल का पहला जो पहिया है वो है साम्यवादी। जो आपको ये साइन दिख रहा है लाल रंग का, ये बीच में दराती बनी हुई है, हाशिया भी बोलते हैं इसे, और ये एक हथौड़ा बना हुआ है। तो ये निशान होता है कम्युनिस्ट का यानी साम्यवाद का। और पिछला जो पहिया है इसमें बना हुआ है डॉलर। डॉलर जो है वो निशान है, वो चिन्ह होता है पूंजीवाद का। तो चाइनीज़ जो साइकिल है ये, इसका पहला पहिया है साम्यवादी और दूसरा पहिया है इसका पूंजीवादी। यानी कि चीन जो है विचारधारा से साम्यवादी होते हुए भी पूंजीवाद को फॉलो करता है, पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है, पूरी दुनिया के साथ उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना रखी है। तो यही ये साइकिल दिखाती है कि चाइना में साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है। विचारधारा से वो साम्यवादी है पर फिर भी अपनी आर्थिक नीतियों में वो कैसा है, पूंजीवादी है। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट भी बोल सकते हैं, और पूंजीवाद को बोलेंगे हम कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो चाइना जो है वो साम्यवादी होते हुए कैसा देश है, एक पूंजीवादी देश है। तो दोनों ही कार्टून लगभग एक ही बात को दिखाते हैं। अब देखो, आपसे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपके अनुसार ये कार्टून क्या संदेश देता है। इस कार्टून में दो पहिए किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बताओगे। देखो इसमें आंसर लिखा है, उपरोक्त कार्टून में चीन के दोहरेपन को इंगित किया गया है, यानी कि उसकी दो आर्थिक नीतियां या दो जो उसकी नीतियां हैं उनको दिखाया गया है, उसका दोहरापन दिखाया गया है। क्योंकि एक तरफ से तो वह साम्यवादी विचारधारा वाले देशों का नेता होने की बात करता है, यानी उसकी जो थिंकिंग है वो साम्यवादी है, और दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था में डॉलर को आमंत्रित कर रहा है, और दूसरी ओर अमेरिका से रिलेशन बना रहा है, पूरे वर्ल्ड के साथ व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो विचारधारा से साम्यवादी है पर अर्थव्यवस्था में कैसा है, पूंजीवादी है। कार्टून के दोनों पहियों में से एक साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पहले वाला पहिया साम्यवादी है, और दूसरा पहिया
पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कि जो दूसरा पहिया है वो किसको दिखा रहा है? पूंजीवाद को दिखा रहा है। बड़ा सिंपल सा ये कार्टून था हमारा। अब देखो आप अगला कार्टून, बिल्कुल ध्यान से देखो इस कार्टून को। ये एक ग्लोब दिखाया गया है, यानी पूरी दुनिया दिखाई गई है। उसके ऊपर एक दीवार बनी हुई है, ग्रेट वॉल। वॉल के आगे ड्रैगन का मुंह लगा हुआ है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम सभी को पता है कहाँ पे है, नाम में आ गया, चाइना में है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है वो कहाँ पे है? चाइना में है। और ड्रैगन जो है चाइना का वो भी बहुत फेमस है। तो चाइना के दो सिंबल हैं, एक तो है उसकी वॉल और दूसरा है उसका ड्रैगन। तो ये वॉल भी और ड्रैगन भी किसको दिखा रहे हैं? चाइना को दिखा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ग्लोब के ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो पूरी दुनिया में आज अपना लेवल रखता है चाइना और बहुत तगड़े तरीके से आगे बढ़ रहा है। और कार्टून का नाम भी क्या है? चीन की बढ़ती ताकत। यानी जो चाइना है वो आज व्यापार कर करके पैसा कमा कमा के पूरी दुनिया पे आज कब्जा करना चाह रहा है और उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। देखो नीचे लिखा हुआ है इसमें, चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर आती है। ठीक है, तो चीन के दो सिंबल हैं, उसकी दीवार और ड्रैगन। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया, यानी कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने के लिए कार्टूनिस्ट ने ये दोनों चीज़ बनाई हैं। पहचाने कि कार्टून में दिखाया गया छोटा सा आदमी कौन हो सकता है। अब आपको खुद सोचना है कि ये इतने बड़े ड्रैगन को रोक रहा है। एशिया का ऐसा कौन सा देश है ये? ठीक है, तो क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है? तो आपको सोचना है, ये हमारा भारत भी हो सकता है। तो आप खुद सोचो ये बात कि एशिया में चाइना के अलावा और कौन सा देश है पावरफुल। रशिया को आप छोड़ दो, तो ये हमारी तरफ से भारत हो सकता है ये, जो कि आज चाइना को रोक सकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि अगर भारत अपने ट्रेड को बढ़ाएगा, भारत अपने व्यापार को बढ़ाएगा, तो चाइनीज़ इकोनॉमी पीछे हो सकती है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा व्यापार भारत से करता है। देखो अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में आया था ये कार्टून। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ये कार्टून किस देश से संबंधित है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर है चाइना। दूसरा क्वेश्चन, कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश की पहचान करने में सहायक हुए? आपको कैसे पता चला कि ये चाइना से है? तो आप बताओगे दो प्रतीक हैं इसके, यानी प्रतीक मतलब सिंबल है। पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है ड्रैगन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन। तीसरा है, यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है? यह कार्टून विश्व को ये संदेश देता है कि आज के टाइम पे चाइना जो है वो बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तगड़े तरीके से आर्थिक उभार चाइना में आया है, बहुत एक आर्थिक शक्ति के रूप में चाइना उभर रहा है। ये संदेश ये कार्टून देता है। ठीक है, और ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि ये आदमी कौन है? तो हमारे हिसाब से ये भारत हो सकता है, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है और चाइना का बिल्कुल पड़ोसी है और वो उसको रोकने में भी सक्षम है, क्योंकि आजकल भारत भी बहुत बड़े लेवल पे व्यापार कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये जो छोटा आदमी है भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चाइना को रोकने में सक्षम भी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। आपके एग्जाम में 5 नंबर में आपसे पूछते हैं कि कार्टून के बारे में बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, तो आप बड़ी आसानी से उनका जवाब दे दोगे। तो अगर आप डायरेक्ट इन वीडियोस को देख रहे हो, तो हमने जो चैप्टर वाली वीडियो है उनमें चाइनीज़ इकोनॉमी पूरी अच्छे से पढ़ रखी है, ओपन डोर पॉलिसी वगैरह सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो अगर आप ऐसे ही आ गए हो इन वीडियोस पे, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप पहले जाओ और उन सभी वीडियोस को देखो। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आपको ये 1 मिनट में समझ में आएंगी सारी बातें। ठीक है, 1 मिनट में आप इनका आंसर कर दोगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कार्टून कवर करेंगे और 5 नंबर के कार्टून आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये है हमारा पहला कार्टून। तो सबसे पहला जो कार्टून है इसमें हमें दिखाया गया है एक टाइटैनिक जहाज़। ठीक है, और उस पर हमें दिख रहे हैं गोल्डन सितारे। तो ये जो गोल्डन सितारे हैं, गोल्डन जो स्टार्स हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपीय संघ को, यानी यूरोपियन यूनियन को। यूरोप के देशों का जो ग्रुप है जो कि 1992 में बना था, इस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ को इस कार्टून में टाइटैनिक के रूप में क्यों दिखाया है? तो ये कार्टून 2003 में छपा था, यानी जब यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की बात की थी,
तो कुछ देशों ने क्या किया था, मना कर दिया था कि हमारा जो है एक जैसा संविधान नहीं बनेगा। हम सभी को पता है कि यूरोपीय संघ जो है उसकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, यानी जितने भी देश इस ग्रुप में है उन सभी का एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, राष्ट्रीय करेंसी है, एक ही करेंसी यूरो, वो सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्टून इसीलिए बनाया गया कि कुछ देशों ने यूरोपीय संघ के संविधान बनाने की बात नहीं मानी, उन्होंने मना कर दिया कि हम यूरोपीय संघ का संविधान नहीं बनने देंगे, अपना अलग अलग ही संविधान रखो। तो यहाँ पे टाइटैनिक इसीलिए दिखाया गया इसको, कार्टून में ये कहना चाह रहे हैं ये कि यूरोपीय संघ बेशक एक टाइटैनिक की तरह बहुत बड़ा संगठन है, पर अगर इसके सदस्यों में मतभेद हो गए, आपस में दिक्कतें हो गई, आपस में कोई विवाद हो गए, तो ये टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है। तो जैसे कि बड़ा जहाज था टाइटैनिक, वो डूब गया था बर्फ से टकराकर, ऐसे ही आपसी मेंबर्स के अगर टकराव हुए तो यूरोपीय यूनियन भी डूब सकता है, वो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्टून ये दिखाता है कि यूरोपीय संघ बहुत बड़ा संगठन है टाइटैनिक की तरह, पर अगर उसके सदस्यों में विवाद हुआ तो ये भी डूब सकता है, यानी कि ये भी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे अपनी छवि खो सकता है, जो आज तक उसका लेवल है वो चीज़ वो खो सकता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है। तो जो अभी मैंने आपको बताया वही इसका आंसर है कि ये एक बहुत ही बड़ा संगठन है, पर अगर सदस्यों में मतभेद हुआ तो टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है, इसीलिए कार्टूनिस्ट ने इसे टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके कार्टून में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो इसमें सितारे हैं, गोल्डन सितारे, ये क्यों बनाए गए हैं यूरोपीय संघ के झंडे में। तो आप बताओगे कि ये इनकी एकता का यानी कि यूनिटी का प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके अलावा यूरोपीय संघ के आपके मेंबर पूछ सकते हैं आपसे, तो आप बता दोगे यूरोप के जो मेन देश हैं वो सारे क्या हैं, इसके मेंबर हैं, जैसे कि ब्रिटेन है इसमें, फ्रांस है इसमें, इटली है, जर्मनी भी है, तो ये सारे के सारे यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। उसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकी मुद्रा क्या है, यूरोपीय यूनियन जो है इसकी मुद्रा क्या है, इसकी करेंसी क्या है, तो उसका आंसर आप लिखोगे इनकी करेंसी है यूरो, ठीक है। और आपसे एक और पूछ सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने कब संविधान बनाने की बात की थी, जिस पर जो है सहमति नहीं बन पाई। कार्टून में ही लिखा हुआ है 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साथ संविधान बनाने की कोशिश की, तो 2003 में ये बात आई थी कि हम अपना एक संविधान भी बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था हमारा यूरोपीय संघ वाला कार्टून, बड़ा ही सिंपल सा कार्टून है। यूरोपीय संघ हमने बिल्कुल डीप में पढ़ रखा है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख ले चैप्टर वाली, उसमें यूरोपीय संघ हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियोस देख ली, आपसे कोई भी क्वेश्चन यूरोपीय संघ से पूछ लें तो आप सभी का आंसर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून। अब देखो दूसरा कार्टून, ये है आसियान का झंडा, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है आसियान, उसका ये झंडा है। अब सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि इस झंडे में कितनी धान की बालियां हैं। तो झंडे में जो है बीच में जो ये दिखा हुआ है येलो कलर से लाइनिंग दिख रही है आपको रेड कलर की, ये धान की बालियां हैं। धान जो है वो शांति का प्रतीक होता है, आपसी मित्रता और प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसमें टोटल 10 बालियां हैं। कितनी बालियां हैं, 10, ये याद कर लो आप। आसियान के सिंबल में, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। जो आसियान के 10 देश हैं, संस्थापक थे जो, उनकी तरफ ये इशारा करती है, यानी कि हम 10 के 10 यूनाइटेड हैं, हम एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो यही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये धान की कितनी बालियां, आप बताओगे 10 बालियां हैं। या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर और क्या क्या पूछ सकते हैं वो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, उसकी फुल फॉर्म बताओ, तो आप बता दोगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आसियान। और आप हिंदी में इसको बोल सकते हो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपसे इसकी डेट पूछ सकते हैं कि ये कब बना, तो आप बताओगे 8 अगस्त 1967 को आसियान बना है, ठीक है। फिर इसके आपसे मेंबर पूछ सकते हैं, तो वही आपको बताने हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार। ये टोटल 10 मेंबर आसियान में हैं। तो आसियान भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें जिसने नहीं देखी हैं, उसके बाद ही इन क्वेश्चन वाली वीडियोज़ को करें आप। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप आसानी से इनका सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड कार्टून।
तो ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून। बड़े ध्यान से आप इस कार्टून को देखो, हमें कार्टून की एक एक चीज़ को समझना होता है। देखो इसमें जो बीच में खड़े हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये साइड में लिखा हुआ है विल हैव टू गेट यूज टू इट, हमें इसकी आदत डालनी होगी। और ये जो कार्टून है इसमें एक और लाइन दिख रही है हमें साइड में लिखी हुई है, जो चूल्हा है इसमें ऊपर आग लगा रखी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन। तो ये जो कार्टून है ये हमें दिखाता है आसियान के बारे में, कि भारत के रिलेशन कैसे हैं आसियान के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि जो ये कार्टून है क्या दिखाता है, तो आप ये बताओगे ये कार्टून इंडिया की पॉलिसी दिखाता है आसियान के लिए, ठीक है, कि इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स आसियान, कि जो भारत है वो कैसे रिलेशन रखता है आसियान के साथ। अब आपसे पूछ ले बीच में कौन खड़े हैं, आप बताओगे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये है भारत के प्रधानमंत्री उस समय पे, ठीक। अब ये जो कार्टून है ये रिप्रेजेंट करता है भारत की विदेश नीति। भारत ने एक पॉलिसी बनाई थी इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए, आसियान वाले देशों के साथ। तो इसमें भारत ने पॉलिसी बनाई लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो आपसे यही पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन कि ये कौन सी पॉलिसी को दिखाता है, तो आप बताओगे कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी को दिखाता है, जो कि 1991 में बनी थी, ठीक है। किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनी थी, वो बनी थी आसियान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, इन देशों के साथ। इस पॉलिसी के तहत इंडिया में बहुत सारी जापानीज़ कंपनी भी आपको दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने टोयोटा कंपनी का नाम सुना होगा, इनोवा कार आपने देखी है, फॉर्च्यूनर कार आपने देखी है, सारी जापानीज़ कारें हैं। एसी से लेकर फ़ोन से लेकर हर चीज़ में आपको इन देशों की इंटरेक्शन दिखेगा भारत के साथ। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत ने इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, अच्छे रिलेशन बनाए हैं, और 1991 में पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो यही है ये पॉलिसी, और इसी पॉलिसी को ये कार्टून दिखाता है। अब आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अपडेट हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंडर 2014 में जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी इसको और हाई लेवल पे लेकर गए हैं ये लोग, और इन्होंने किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट मतलब ये इधर के देश, पूर्व के देश जो कि आसियान के मेंबर हैं, इन देशों के साथ भारत ने और अच्छे संबंध बनाए, और 2014 में जो पहले लुक ईस्ट हुआ करती थी इसको कर दिया एक्ट ईस्ट, ठीक है। और इससे पूर्वी एशिया के जो देश हैं जैसे कि आसियान वाले सारे देश, चीन हुआ, जापान हुआ और दक्षिण कोरिया, उसके साथ और ज़्यादा अच्छे आर्थिक संबंध बनाए, अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को और ज़्यादा आगे वो लेकर गए, ठीक। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। पहला तो कार्टून क्या दिखाता है, आप बताओगे कि इंडिया की पॉलिसी दिखाता है आसियान के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सी पॉलिसी है इस कार्टून में, तो आप बताओगे इसमें 1991 वाली लुक ईस्ट पॉलिसी है। और तीसरा क्वेश्चन इसी में आप बता दोगे कि लुक ईस्ट जो थी पहले वो आज क्या हो चुकी है, एक्ट ईस्ट हो चुकी है, और इससे इन देशों के साथ हमारे संबंध और अच्छे हुए हैं, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिखा हुआ है जो अब हमें इसकी आदत डालनी होगी, विल हैव टू गेट यूज टू इट। तो इसका मतलब क्या है, तो जो एक कंपटीशन था साइड में आपको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन देशों में आपस में, कि कौन सा देश रिलेशन बनाए इन देशों के साथ, आसियान वाले देशों के साथ या ईस्ट के देशों के साथ। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत कंपटीशन है इनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, पर भारत फिर भी इस कंपटीशन को बीट कर रहा है, और भारत आज इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। इंडिया ने इन देशों के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसमें से फ्री ट्रेड वाले भी बहुत सारे एग्रीमेंट है। तो जो ये थी हमें आदत डालनी होगी, हमें इस चीज़ की आदत डालनी होगी कि जो फ्री ट्रेड है हम इन देशों के साथ करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो देश हमारे साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं बिना टैक्स के, अगर वो देश यहाँ पे सामान बेचते हैं तो हम भी वहाँ पे सामान बेचते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों का जो है ट्रेड वो बढ़ रहा है। तो कंपटीशन के साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड वाली चीज़ को अपनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ की हमें आदत डालनी होगी, ठीक है। तो ये दिखाता है ये कि इसकी हमें आदत डालनी होगी, जो फ्री ट्रेड हमारा चल रहा है उस चीज़ की हमें आदत डालनी होगी, और कंपटीशन के साथ ही हमें मिलजुल कर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, तो आप इसको याद रखें। 2014 में ये लागू हुई है, और देश याद कर ले कि कौन कौन से देशों के साथ रिलेशन बनाए हैं। आसियान के सारे देश, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इन सभी के साथ हमने क्या किया है, अच्छे रिलेशन बनाए हैं। तो ये था हमारा कार्टून। तो हमने अच्छे से सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस कार्टून को आप बड़े ध्यान से देखो। इस कार्टून में हमें
श्रीलंका के बारे में बताया गया है। हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में दो जाति थी, एक थी तमिल और एक थी सिंहली, और दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक विवाद रहा, आपस में दोनों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, तो ये कार्टून वही दिखाता है कि वहाँ की जो सरकार है वो इसको सुलझा पाने में असमर्थ रही थी। ठीक है, तो ये जो बीच में आदमी है इनका नाम है महेंद्र राजपक्षे। ठीक है, राजपक्षे जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं सिंहलियों में और तमिलों में। ये देखो जो शेर है इसके ऊपर लिखा हुआ सिंहली, यानी कि ये उसको रिप्रेजेंट करता है जो कि श्रीलंका के मूल निवासी हैं, श्रीलंका के सिंहली लोग हैं। और दूसरे वाले हैं टाइगर। टाइगर के ऊपर देखो आप ध्यान से लिखा हुआ है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म लिट्टे। ठीक है, जो कि भारतीय तमिलों का एक संगठन है जो कि श्रीलंका में रहते थे, और ये दोनों ही बड़े खूंखार थे, सिल्ली लोग भी और लिट्टे लोग भी। दोनों की आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं हुई, बहुत हिंसक लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी ही वॉयलेंट लड़ाइयाँ हुई हैं। तो लिट्टे को और सिल्लियों को समझाने में राजपक्षे सरकार जो है परेशान हो रही है। ठीक है, वो रस्सी पर चल रहे हैं देखो राजपक्षे, और डंडे पर उन्होंने दोनों को बिठा रखा है। तो ये कार्टून हमें श्रीलंका की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। अगर आपसे पूछते हैं कि शेर के रूप में किसको दिखाया गया, तो आप बताओगे सिंहली को दिखाया गया है, और जो टाइगर है वो कौन है, लिट्टे हैं। ठीक, तो यहाँ से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि लिट्टे की स्थापना कब हुई, तो आप बता दोगे 1976 में हुई। लिट्टे की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं कार्टून किस देश से संबंधित है, तो आप बताओगे ये श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष से संबंधित है। ये पूछ लेंगे बीच में नेता कौन है, इनका नाम है महेंद्र राजपक्षे, ये श्रीलंका के नेता है। ठीक है, तो ये कार्टून हमें श्रीलंका की प्रॉब्लम के बारे में बताता है, और बाकी हमने पूरी वीडियो में पढ़ रखा है अच्छे से श्रीलंका के बारे में। ठीक है, अगर आपसे और भी कुछ पूछते हैं तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। लिट्टे के बारे में हमें दो बातें और जाननी होंगी। पहली कि लिट्टे कब खत्म हुआ। लिट्टे ग्रुप जो है वो 2009 में खत्म हुआ, जब लिट्टे के हेड प्रभाकरण को मारा गया। और एक और बात, भारत के जो राष्ट्रपति थे राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें भी लिट्टे ग्रुप की एक महिला का याद था। उन्हें बॉम्ब पहना दिया गया था, माला पहनाई थी एक राजीव गांधी को एक महिला ने, और उसमें बॉम्ब था। ठीक है, तो दोनों साथ में ब्लास्ट हो गए थे। तो ये था हमारा पहला कार्टून, और इस कार्टून में हमें तमिलों के बीच में और सिल्ली लोगों के बीच में जो समस्या थी उसको दिखाया गया है। श्रीलंका से संबंधित ये कार्टून है। तो ये देखो आप दूसरा कार्टून, ये एक मीटिंग का कार्टून है कि एक मीटिंग हुई है किसी ग्रुप की। अब आप मेरे को ये बताओ, यूरोपीय यूनियन हमने पढ़ा था, आसियान हमने पढ़ा था, और शार्क हमने पढ़ा था। तो उनमें से ऐसे कौन से देश थे जिनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं था, आपस में उनकी बात नहीं बनती थी। तो उसी की मीटिंग है। आप देखो सारे देश उठ कर भाग लिए ना। तो ये जो है आप अब समझ गए होंगे कि ये जो है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन दिखाता है, यानी कि एक शार्क का एक सम्मेलन है जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश शामिल हैं। पर इनमें आपस में जो है रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इनकी मीटिंग जो है वो सफल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इससे आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किससे संबंधित कार्टून है, तो आप बताओगे ये दक्षेश की एक मीटिंग से संबंधित कार्टून है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, तो आप ये बताओगे इस कार्टून में ये दिखाया गया है कि जितने भी शार्क या दक्षेश के सदस्य हैं उनमें आपसी सहमति नहीं है, यानी वो एक दूसरे से उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे में आपस में प्यार, प्रेम और आपस में जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उस चीज़ की कमी है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दक्षेश जो है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा, इसके बारे में बताओ आप। तो आप बताओगे भारत और पाकिस्तान में जो है बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, आपस में विवाद रहते हैं, कश्मीर को लेकर प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा जो ये छोटे देश हैं, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सोचते हैं कि भारत जैसे बड़े देश इनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे तो कोई भी नीतियों को ढंग से लागू नहीं होने देता। उसके अलावा श्रीलंका में बहुत लंबे समय तक जातीय संघर्ष रहा था सिंहली और तमिलों का, इस वजह से श्रीलंका ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। नेपाल, भूटान छोटे देश हैं ही। उसके अलावा इन देशों में आतंकवाद भी है। ठीक है, पाकिस्तान का आप सबको पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद है। ठीक, तो भारत इस बात से भी नाराज़ रहता है पाकिस्तान से हमेशा। भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी हो चुके हैं बहुत बार। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से जो शार्क है यानी दक्षेश है वो सफल नहीं हो पा रहा। तो यही आपसे पूछेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो आप बताओगे दक्षेश से संबंधित है। दूसरा आपसे पूछेंगे कि सफल क्यों नहीं हो पा रहा, इनमें आपस में प्रॉब्लम है इसलिए सफल नहीं हो पा रहा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि साफ्टा क्या है।
तो आप बताओगे साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या एरिया भी बोल सकते हैं आप इसे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि जो साउथ एशिया के देश है वो आपस में फ्री व्यापार करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ था शार्क के देशों का, ठीक है। पर इस पे भी जो है लंबे समय तक जो है बातचीत नहीं बन पाई। छोटे देशों को लगता था कि भारत जो है वो हमारे बाजार पर कब्जा करना चाहता है, तो वही बातें फिर साफ्टा भी ढंग से लागू नहीं हो पाया। तो आपसे साफ्टा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। अब ये कार्टून देखो आप, इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के रिलेशनों के बारे में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के जो ख़राब रिलेशन रहते हैं उसमें जो बाहर के दो देश आते हैं बार बार हमारा समझौता करवाने या हमारी लड़ाई को सुलझाने, वो इसमें दिखाए गए हैं। देखो सबसे पहले फ़ोटो में जो सैनिक की ड्रेस में ये पाकिस्तान है, ब्लैक कोट में वाजपेयी जी हैं, ठीक है। और जो ये हैं बीच में आदमी खड़ा है, ये चाइना का है, शक्ल से दिख रहा है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो जियांग जेनिन नाम के एक आदमी थे, वो उस टाइम पे चाइना के लीडर हुआ करते थे। तो चाइना जो है वो मीडिएटर बन के आता है। तो दो ही हैं बिचौलिए जो कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को सुलझाने आते हैं, एक तो है चाइना और दूसरा है अमेरिका। तो पहले जो कार्टून है उस पहले कार्टून में चाइना को दिखाया गया है और जो दूसरा कार्टून है उसमें अमेरिका को दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले कार्टून में अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा देश जो है वो एक मीडिएटर के रूप में आया है, तो आप बताओगे चाइना, और आप बताओगे कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए पाकिस्तान बार बार चाइना को सामने लेकर आता है भारत से बात करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भारत के भी चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है ट्रेड को लेकर और इन्हीं सब बिजनेस वगैरह को लेकर, इस चीज़ में भारत और चाइना के अच्छे रिलेशन है। इसीलिए जो पाकिस्तान है वो बार बार किसको लेकर आता है, चाइना को लेकर आता है। अगर आपसे यहाँ पे नेता पूछते हैं तो जो सैनिक वर्दी में है ये है परवेज मुशर्रफ, भारत की तरफ से हैं अटल बिहारी वाजपेयी और चाइना के जो है वो है जियांग जेमिन, ठीक है। तो पहला है फोटो ये। दूसरा फोटो बिल्कुल सिंपल, दो प्लेयर हैं आपस में, वो लड़ रहे हैं, उनको कंफ्यूजन है बॉल को लेकर कि बॉल किसके उसमें पड़ी है पाले में। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। आपसे यहाँ से सिर्फ यही पूछेंगे कि ये बताओ जो भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं उसके बीच में जो रेफरी बिठा रखा है ये कौन सा देश है या कौन से देश हो सकता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे ये है अमेरिका, ठीक है। कि अमेरिका जो है वो भी हमारे मुद्दे को सुलझाने आता है पर वो खुद ही कंफ्यूजन में रहता है। पहले में आप बताओगे कि चाइना इंटरफेयर करता है, दूसरे में आप बताओगे कि अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करता है। एक तो भारत पाकिस्तान के जो बाहरी संबंधों को बनाने के लिए जो बाहर के देश आते हैं उनमें चाइना और अमेरिका, ये दो देश हैं। अब ये है अगला कार्टून। इस कार्टून में देखो ये है बांग्लादेश से रिलेटेड कार्टून। हमने बांग्लादेश की पूरी स्टोरी जब पढ़ी थी हमने देखा था कि 1971 में जब बांग्लादेश बना उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने, पर कुछ टाइम बाद सेना ने अपना कब्जा कर लिया था। तो ये फोटो है 1987 के टाइम का, जब जनरल इरशाद यानी सेना के जो कमांडर थे जनरल इरशाद, उन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था बांग्लादेश में। तो वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन किया था लोकतंत्र के लिए, तो वहाँ पे बहुत अत्याचार किए थे वहाँ की सेना ने, तो वहाँ पे लोगों को मारा गया था। उन्हीं मारे गए लोगों में से एक लड़का था नूर हुसैन, ठीक है। तो नूर हुसैन भी मारा गया था और उसी की याद में ये फोटो लगा हुआ है। ये जो फोटो आप दीवार पे देख रहे हो ये नूर हुसैन का ही है, इसकी डेथ हो गई थी, पुलिस जो है उसने इसको मार दिया था, ठीक। तो आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये फोटो जो है किसका, तो आप बताओगे ये बांग्लादेश के एक आंदोलनकारी छात्र का है जिसका नाम था नूर हुसैन, जो कि 1987 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने के दौरान पुलिस द्वारा मारा गया था, ठीक है। और आपसे यहाँ से बांग्लादेश की स्टोरी भी पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के बारे में बताओ, तो आप वही सारी बातें बताओगे जो हमने पहले पढ़ी हैं कि पहले वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का शासन आया, फिर वहाँ पे जो है सैनिक कमांडरों ने कब्जा किया। तो ये हमारे कार्टून कंप्लीट होते हैं। आपसे बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा और बता रहा हूँ डीप में, ताकि अगर आपसे मुश्किल भी पूछे जाएँ तो भी आप आंसर कर सको, पर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कार्टून में दिख रहा है। डायरेक्ट वहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, 5 नहीं पूछेंगे तो 3 पूछेंगे, पर वो 5 नंबर के होंगे, ठीक है। जैसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर 1-1 का पूछ लिया, या 1-1 के 5 पूछ लिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर का आपका कार्टून आता है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। एक बार आप इनको समझ लो, चैप्टर को अच्छे से जान लो, तो आप सारे आंसर अपने करके आओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बिल्कुल अभी करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर के कार्टून्स करने वाले हैं।
तो ये है हमारा पहला कार्टून। हमें इसको देख के पहचानना है कि ये किस देश से संबंधित है। तो देखो जो ये कार्टून है ये नेपाल से रिलेटेड है और जो ये महिला इस पे दिखाई गई है इनका नाम है दुर्गा थापा। ये कार्टून है लगभग 1990 के आसपास का, जब नेपाल में राजा के शासन के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम का ये कार्टून है। ठीक है, तो इस कार्टून में दुर्गा थापा जो है वो आंदोलन कर रही हैं राजा के शासन के खिलाफ। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि नेपाल में पहले राजा का शासन हुआ करता था, बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, बाद में वहाँ पे लोकतंत्र आया है। तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था, तो उसी आंदोलन का ये फोटो है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपाल के बारे में बताओ। ठीक है, अब जो ये दूसरा फोटो है ये भी वही महिला है दुर्गा थापा। ठीक है, अब 16 साल बाद की ये फोटो है। ठीक है, पहले आंदोलन के बाद कुछ टाइम के लिए लोकतंत्र बन पाया था, पर फिर से जो है राजा का शासन स्थापित हो गया था। तो उसी के विरोध में 2006 की ये तस्वीर है और दुर्गा थापा फिर से आंदोलन कर रही हैं। ये जो फोटो है, इस फोटो में जब वहाँ पे पूरे तरीके से डेमोक्रेसी बन गई थी दूसरे आंदोलन के बाद, तो वहाँ पे जब लोग अपनी खुशी मना रहे थे उस टाइम का ये फोटो है। ठीक है, इन्होंने रंग लगा रखा है, ध्यान से देखो, और ये सभी खुश हैं। तो दूसरे आंदोलन के बाद जब वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी नेपाल में, तो तब का ये फोटो है। इस कार्टून से आपसे नेपाल के बारे में पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा था पूरा टॉपिक नेपाल, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस कि नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून। अब है हमारा सेकंड कार्टून। आप इसको बड़े ध्यान से देखो। आपको ये दो आदमी कौन दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है बहुत सारी टेबल रखी है और कुर्सियाँ रखी हैं, और एक तरफ है डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ कौन है बताओ? ये है डॉक्टर परवेज मुशर्रफ। ये जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति का सैनिक तानाशाह हुआ करते थे, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान में 1990 के दशक के लास्ट में अपना राज जो है वो कायम किया था, वहाँ की सरकार को हटा दिया था और सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो ये उसी टाइम की फ़ोटो है, 2000 के दशक की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है और एक तरफ परवेज मुशर्रफ है, दोनों की मीटिंग हुई है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि ये फ़ोटो ये दिखाता है भारत और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है। ठीक है, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? ऐसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ, पहले तो ये आदमी पूछ लेंगे कि ये दोनों कौन है। एक तो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, और दूसरे हैं परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के सैनिक जनरल या पाकिस्तान के राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे अभी देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, दो नेताओं के नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे किन्हीं दो समस्याओं का अनुमान लगाएं जिन पर वे इस व्यंग्य चित्र परिचर्चा कर रहे होंगे। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दो मुद्दे हैं, दो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताओ कि किस किस चीज़ पे वो बात कर रहे होंगे। तो पहला तो हम सबको पता है, सबसे बड़ा क्या है? कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर कि पहला मुद्दा तो है कश्मीर, और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है हमारी? आतंकवाद वाली। ठीक है, तो कश्मीर के मुद्दे पे और आतंकवाद के मुद्दे पे वो आपस में बात कर रहे होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, उनकी चर्चा के परिणाम को लिखिए। यानी कि जो उनकी बातचीत हुई है आपस में, जो उन्होंने समझौते किए हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा। तो तीसरा आंसर देखते हैं हम। छद्म रूप से ही सही, लेकिन यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के हमले अभी जारी हैं। तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। पहले पॉइंट में पता चलता है कि बातचीत के बाद भी आज भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा पॉइंट, इस्लामाबाद में तीसरे दौर की संयुक्त वार्ता में 6 जनवरी 2007 को मुशर्रफ ने कहा है कि वह अपने नियंत्रण वाले किसी भी राज्य क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये जो फोटो है ये 2000, मैंने बताया 2000 के दशक का है। तो 2007 में जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, उसमें परवेज मुशर्रफ ने वादा किया है भारत से कि वो अब आतंकवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विश्वास निर्माणी उपायों की प्रगति का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि दो देशों के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। ये संकेत निम्नलिखित बातों से मिल रहे हैं। यानी कि इन बातचीत से ये लगता है कि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा हम सुलझा लेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ थे तो कई सारे समझौते भारत ने पाकिस्तान के साथ किए थे। ठीक है, और कई सारी चीज़ों को लागू किया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये मामले सुलझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ आज तक। ठीक है,
अब आगे लिख लो क्या क्या लिखा है। सीधा जनसंपर्क यानी कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे। सरकारी स्तर पर संबंध बनाएंगे यानी अपने रिलेशन अच्छे करेंगे। संचार संपर्क यानी कि कम्युनिकेशन को एक दूसरे देश में आपस में हम जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरा है परिवहन और व्यापार संबंधों को बढ़ाना। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद बस सेवा का अप्रैल 2005 से शुरू होना, यानी जब मुशर्रफ का टाइम था पाकिस्तान में उस टाइम पे ये श्रीनगर और मुजफ्फराबाद वाली जो बस जाती थी डायरेक्ट, वो चीज़ भी दोबारा से शुरू की गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वाला जो एरिया है उसमें जो भूकंप आया था 2005 में, तो भारत ने पाकिस्तान को 2.5 करोड़ रुपए की राहत दी थी। ठीक है, तो ये बात दिखाते हैं कि आपस में रिलेशन सुधर रहे थे 2007 के आसपास। ठीक है, आगे लिखा है तथा 40 वर्ष बाद मुनाबाव खोखरा पार रेल सेवा फिर से बहाल किया जाना, यानी कि जो ये समझौते हुए हैं मुशर्रफ के और मनमोहन सिंह के, इसमें ऐसा लग रहा था कि मान लो दोस्ती बढ़ रही है, रेल सेवाएं हैं वो भी शुरू की गई है। मुनाबाव एक जगह का नाम है, खोखरा पार भी एक जगह का नाम है, तो मुनाबाव से खोखरा पार जो रेल चलती थी उसको फिर से शुरू किया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान तक वो रेल जाती थी। तो ये जो परिणाम निकले हैं इस फोटो के, ये हमें दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन सुधर रहे थे। ठीक है, 2007 के आसपास, और यही सारी बातें आपको लिखनी है उसमें। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान का रिलेशन सुधर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, पर आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड कार्टून। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब है अगला कार्टून। इस कार्टून में आप देखो ध्यान से, जो ये आदमी है ये कौन है, परवेज मुशर्रफ, यानी कि पाकिस्तान का जो सैनिक कमांडर था जिसने कि वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था और वहाँ का राष्ट्रपति बन गया था, उसके बारे में ये फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो हमें क्या दिखाता है, देखो ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल ये जमा हो रहा है और घटा हो रहा है। तो एक तरफ जो है वो सैनिक ड्रेस में दिखाया गया मुशर्रफ को, और एक तरफ कोर्ट में दिखाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है। तो ये दिखाता है ये कार्टून कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति से ज़्यादा जो पावर रहती है वो सेना की रहती है, सैनिक कमांडर की रहती है, सेना का जो जनरल होता है उसकी पावर रहती है। क्योंकि देखो फर्स्ट फोटो में है परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति और घटा कर रखा है जनरल से, तो क्या आया, 0 आया। अगर जनरल नहीं रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति रहे सिर्फ और जनरल ना रहे, तो क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। उसके बाद दूसरे में दिखाया गया, इस तरफ सेना की ड्रेस में है और इस तरफ राष्ट्रपति की ड्रेस में है, तो सेना की ड्रेस वाले में माइनस कर रखा है राष्ट्रपति की ड्रेस वाला, तो आंसर क्या आया है 1। राष्ट्रपति माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे सेना का प्रभाव ज़्यादा है। तो दूसरा भी ये दिखाता है हमें कि राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो दोनों इन पॉइंटों से हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है, सेना के जनरल जो है उनका ज़्यादा दबदबा रहा है। तीसरे वाला देख लो, जमा कर रखा है तीसरे वाले में, एक राष्ट्रपति की है और एक सेना की जनरल की है, तो दोनों को जमा किया तो 2 आंसर आया, यानी कि दोनों का जो है अगर साथ में दोनों रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया था, वो सेना के कमांडर थे, उनका पूरा कंट्रोल था आर्मी के ऊपर, और उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिया था कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये कार्टून हमें पाकिस्तान के बारे में बताता है। पाकिस्तान के बारे में हमें इस कार्टून से ये पता चलता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति से ज़्यादा सेना के जनरलों का राज प्रभावी रहा है, और इस कार्टून में जो आदमी है ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वही बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया। देखो पहला पॉइंट है, प्रथम समीकरण में राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका को घटाकर दिखाया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां 0 हैं, यानी पहले में वही जो मैंने भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियां पाकिस्तान में 0 हैं। दूसरे में देखो क्या है, जनरल की भूमिका में से राष्ट्रपति की भूमिका को घटाया है और यह दिखाया गया है कि जनरल की शक्तियां फिर भी कायम है, राष्ट्रपति की शक्तियां तो 0 ही है। ठीक है, दूसरे पॉइंट से भी यही पता चला। तीसरे में देखो, तीसरे समीकरण में जनरल और राष्ट्रपति की शक्तियों को जोड़ दिया गया है, अर्थात जनरल चाहे तो शक्तियों को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कि वहाँ पे किसका रूल है, सेना का ही रूल है। तो उपयुक्त कार्टून हमें यह संदेश देता है कि परवेज मुशर्रफ की शक्तियाँ जनरल के रूप में ही प्रभावी हैं, यानी कि वो नाम के राष्ट्रपति हैं पर रियल में वो सैनिक जनरल के रूप में काम कर रहे थे उस टाइम पे। अर्थात पाकिस्तान में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है और सेना का ही शासन है। ठीक है, तो ये कार्टून हमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति या डेमोक्रेसी से ज़्यादा सेना का रूल चलता है। हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था पाकिस्तान वाला, उसमें हमने देखा था कि कैसे बार बार सेना के जो जनरल हैं वो देश पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।